So let us start today's discussion. So first topic is lightweight payment and settlement system. तो most probably इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका. तो आरबीआई ने क्या किया है कि वो लाइट वेट जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रही है. ठीक है, लाइट वेट है तो इसका ज्यादा वजन नहीं है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो यूपीआई है या जो हमारे आरटीजीएस है या नेफ्ट है वो थोड़े हैवी वेट पेमेंट सिस्टम है. कहने का मतलब उसमें जो है काफी सारा इंटरनेट यूज हो रहा है, सर्वर्स इन्वॉल्व है, स्टाफ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है टू फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शंस. तो लाइट वेट में क्या होगा कि बहुत ही कम जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और बहुत ही कम जो है स्टाफ रखा जाएगा एक्सेट्रा. तो ये बेसिकली एक बैकअप रख रही है आरबीआई कि इन केस कल को यूपीआई नेफ्ट या आरटीजीएस फेल हो जाए तो लाइट वेट पेमेंट सिस्टम से काम चल जाए. काइंड ऑफ इन्वर्टर है ये फॉर द पेमेंट सिस्टम ऑफ दिस कंट्री. अब इन्वर्टर में क्या होता है कि सारे अप्लायंसेस नहीं चलते आपके, है ना, जो इसेंशियल होते हैं वही चलते हैं, लाइक योर फैन और मे बी सम ट्यूब लाइट्स एक्सेट्रा, है ना. तो इसमें भी वही है कि कुछ एसेंशियल फाइनेंशियल पेमेंट ट्रांजैक्शंस तो चलेंगी, बाकी सब जो है बेशक बेशक बंद हो जाए. ठीक है, इन केस ऑफ वॉर या नेचुरल कैलेमिटी एक्सेट्रा कि पेमेंट सिस्टम इस देश का रुक जाए तो उस केस में एसेंशियल पेमेंट सर्विस जो है लाइट वेट पेमेंट सिस्टम से चलती रहेगी. किसी ने साइबर अटैक कर दिया, है ना, जिसकी वजह से पेमेंट्स रुक गई, तो उस केस में लाइट वेट पेमेंट सिस्टम से जो है काम चलाया जाएगा, एसेंशियल पेमेंट सर्विस कंटिन्यू रहेगी. दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज. ठीक है, तो ये उत्कृष्ट 2.0 इनिशिएटिव का पार्ट है. ठीक है, और नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में तो पता ही होगा आपको. नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. और आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ठीक है, तो अगर आप बैंकिंग करते हो तो आप सभी को इस चीज के बारे में पता ही होगा, या आजकल आप मोबाइल बैंकिंग भी करते हो तो वहां पे भी आपको नेफ्ट या आरटीजीएस देखने को मिलता है. तो नेफ्ट में क्या होता है कि बैचेस में जो है पेमेंट सेटल होती है. जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसे भेजे 10,000 रुपीज, तो इमीडिएटली उसके अकाउंट में जो है क्रेडिट नहीं होंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट खींच के उसको इमीडिएटली मत भेजना. ठीक है, उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे लाइक आफ्टर हाफ एन आवर और मे बी 1 आवर. तो एक एक घंटे बाद जो है बैचेस में जो है पेमेंट सेटल होती है. कि मान लीजिए किसी ने 12:05 पे भेजा, किसी ने 12:20 पे पेमेंट भेजी, किसी ने 12:15 भेजी. सभी की पेमेंट सेटल होंगी 12:30 पे. ऐसी किसी ने 12:35 पे भेजी, किसी ने 12:40 पे भेजी, किसी ने 12:45 पे भेजी. ठीक है, लेकिन सबकी पेमेंट सेटल होंगी 1 बजे. तो ये बैचेस में जो है पेमेंट सेटल होती है. पहले एक एक घंटे का बैच चलता था, ठीक है, अब आधे घंटे का चलता है. क्लियर. और नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या होता है कि रियल टाइम मतलब कि आपने अभी पैसे भेजे और तुरंत उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए. इसको क्या बोलते हैं? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. तो जो आप यूपीआई में करते हो वो क्या है? होता रियल टाइम है, लेकिन उसको इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं कि आपने पेमेंट दी किसी को, तुरंत उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी. तो वैसे तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या आईएमपीएस जो है सेम ही है, बट फर्क क्या है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस में जो आप यूपीआई के थ्रू करते हो उसमें ट्रांजेक्शन पे लिमिट है, लाइक 1 लाख रुपीज से ज्यादा आप आई थिंक एक वीक में ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक बारी में ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना. तो एक दिन में आप 1 लाख से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते ना यूपीआई में. लेकिन आरटीजीएस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, यू कैन सेंड करोड़ ऑफ रुपीज थ्रू आरटीजीएस. ये फर्क है. ठीक है, तो जो बड़ी सेटलमेंट होती है, लार्ज अमाउंट अगर आपको पे करनी है किसी को तो यू विल यूज आरटीजीएस. अगर स्मॉल अमाउंट यूज करनी है तो यू कैन यूज यूपीआई. ठीक है, उसके बाद है कि ये बेसिकली पेमेंट रेजिलियंस को डेवलप करने के लिए जो है बनाया जा रहा है लाइट वेट पेमेंट सिस्टम. इसमें बेसिकली इमरजेंसी के दौरान जो है हमारी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम चलता रहे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, और ताकि लिक्विडिटी सिस्टम में मेंटेन रहे. लिक्विडिटी क्या होती है? हाँ, कैश का सर्कुलेशन. कि अगर सर कैश का सर्कुलेशन ठीक है तो इसका मतलब लिक्विडिटी सही है. ठीक है, अगर कैश का सर्कुलेशन कम हो गया है तो लिक्विडिटी कम हो गई है. ठीक है, लिक्विडिटी इज ऑल रिलेटेड टू कैश. ठीक. और जैसे मान लीजिए आपके फादर आपको 20,000 रुपीज भेजते, हर महीने भेजते. ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी महीने वो लेट हो गए कि 1 तारीख को नहीं भेज पाए, 10 तारीख को या 15 तारीख को भेज रहे हैं, लेकिन भेजेंगे तो जरूर. ठीक है, तो वो 15 दिन जो आप काटोगे वो किस कंडीशन में काटोगे? लिक्विडिटी डेफिसिट में. ठीक है, पैसे तो आएंगे आपके 20,000, बट वो लेट आ रहे हैं. लेकिन उसमें आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लाइक आपका ओनर रेंट मांगने आ जाएगा, आपको अपने फूड एक्सपेंसेस मीट करने में दिक्कत आ सकती है, ट्रैवल एक्सपेंसेस मीट करने में दिक्कत आ सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
अगर आपके फादर आपको बोलेंगे 2 महीने के ये लो 40,000 रुपीज, 2 महीने का अपना खर्चा निकालना, तो वो क्या होगी, लिक्विडिटी सरप्लस। ठीक है, तो उसको इसमें भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि आप 40,000 का स्टार्टिंग में खर्च कर दो, फिर एक महीना आप डेफिसिट में जो है बिता रहे हो। तो इसलिए लिक्विडिटी को जो है ऑप्टिमम लेवल पे रखना पड़ता है, ना ज्यादा हो ना कम। ठीक है, तो वो आरबीआई जो है मैनेज करती रहती है कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी जो है, कैश इन सर्कुलेशन जो है एप्रोप्रिएट अमाउंट में रहे। ठीक है, उसके बाद जो है बैकअप ऑप्शन है क्रिटिकल ट्रांजेक्शन के लिए, स्टेबिलिटी रहेगी सिस्टम में, क्योंकि आरटीजीएस, नेफ्ट या यूपीआई हो, नेचुरल कैलमिटी या वॉर या साइबर अटैक सेक्टर से वल्नरेबल है, तो 1 मिनट में हमारा सिस्टम जो है रुक सकता है। ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली पोर्टेबल इजीली एक्टिवेटेड सोल्यूशन होगा, मिनिमल रिसोर्स लगाएंगे, मिनिमल टेक्नोलॉजी होगी, मिनिमल स्टाफ होगा एक्सेट्रा। ठीक, और इसमें जो बेसिकली क्या होगा कि स्टाफ मिनिमल होगा, और गवर्नमेंट से या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से या मार्केट पार्टिसिपेंट्स लाइक गूगल पे एक्सेट्रा, उन सब से जो है कोऑर्डिनेट करेगा वो स्टाफ। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहेगी। इसमें क्या है कि जो मेन ट्रांजेक्शंस है उसको ये फैसिलिटेट करेगी। अब जैसे रिटेल ट्रांजेक्शन जो आप और मैं कर रहे हैं, पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू या नेफ्ट के थ्रू, उसको तो रोक दिया जा सकता है, लेकिन जो मेन ट्रांजेक्शन है बिटवीन सपोज बिटवीन बैंक्स और बिटवीन आरबीआई एंड बैंक और गवर्नमेंट एंड आरबीआई और गवर्नमेंट एंड बैंक्स एक्सेट्रा, वो इस सिस्टम के थ्रू कंटिन्यू रहेगी। अगर आरटीजीएस नेफ्ट कल को फेल हो जाए, यूपीआई फेल हो जाए, तो लाइट वेट पेमेंट सिस्टम के थ्रू वो कंटिन्यू रहेगी। काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, इन्वर्टर ऑन हो गया, ठीक है, कि पेमेंट वहां से नहीं हो सकी तो यहां से फैसिलिटेट होगी। क्लियर? तो इस तरीके से काम करेगा। याद रखना ये इंडिविजुअल या रिटेल ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है, ये बेसिकली मेन जो क्रिटिकल ट्रांजेक्शन है इकोनॉमी की उसके लिए है। ठीक, और उसके बाद जो एडवांटेजेस वही है कि नियर जीरो डाउन टाइम होगा पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का। डाउन टाइम क्या होता है? हाँ, इंटरनेट शट डाउन होना, मतलब जैसे आप सपोज कई बार होता है ना कि आप यूपीआई में पेमेंट कर रहे हो और रिसीवर रिसीव ही नहीं कर रहा, वो पेमेंट जो है पेंडिंग या प्रोसेसिंग या वेटिंग में दिखाई जा रहा है 2 मिनट तक, 3 मिनट तक एक्सेट्रा, तो उसको क्या बोलोगे आप? डाउन टाइम। कि कुछ इंटरनेट सर्वर डाउन हुआ या रिसीवर एंड की वजह से, रिसीवर बैंक की वजह से जो है कोई दिक्कत आ रही है एक्सेट्रा, तो उसको बोलते हैं डाउन टाइम। तो जितना डाउन टाइम कम होगा उतना पेमेंट सिस्टम फास्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगी? नियर जीरो टाइम डाउन टाइम। ठीक है, और अनइंटरप्टेड सर्विसेज आपको मिलेंगी इंक्लूडिंग बल्क पेमेंट्स, इंटरबैंक पेमेंट्स एक्सेट्रा, और पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपका जो पेमेंट सिस्टम है वो इमरजेंसी के दौरान भी जो है काम कर रहा है। ठीक है, और चैलेंजेस क्या है इसमें? बेसिकली जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब जो लाइट वेट पेमेंट सिस्टम में स्टाफ एंगेज होगा, उसको आपको रेगुलरली ट्रेन करना पड़ेगा। इसकी भी आपको सिक्योरिटी जो है इंश्योर करनी पड़ेगी। ठीक है, और कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी सिस्टम की, ताकि ये सिस्टम जो है फेल प्रूफ रहे। कभी ये ना हो कि आपके घर की लाइट भी चलेगी और इन्वर्टर भी खराब हो गया। ऐसा ना हो कि लाइट वेट पेमेंट सिस्टम भी जो है साइबर अटैक्स से जो है अफेक्टेड हो गया और ये भी बंद हो गया, ऐसा ना हो। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है आपका प्रीलिम्स में। उसके बाद है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। तो ये बेसिकली प्रोग्राम है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इसमें क्या होगा कि इसको ना फ्रांस का एक बैंक है एएफडी, और KfW एक बैंक है जर्मनी का। ये जैसे हमारे बैंक है ना एसबीआई, एचडीएफसी सेक्टर, ऐसे उनके बैंक है, ये वो फंडिंग दे रहे हैं, और थोड़ी फंडिंग इसमें यूरोपियन यूनियन से भी आ रही है। तो 100 करोड़ की तो ग्रांट मिली है। ग्रांट का मतलब क्या है? कि ये पैसा हमें वापस करने की जरूरत नहीं है, और बाकी हमें क्या मिला है? लोन। लगभग 70-60 करोड़ का हमें लोन मिला है इसमें। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये फ्रेंच बैंक और जर्मन बैंक इसको फाइनेंस कर रहे हैं मेनली, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी में आएगी कि इट इज फाइनेंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो आप उस स्टेटमेंट को करेक्ट कराओगे नहीं, ये जो है इंडिविजुअल बैंक्स ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी इसको फाइनेंस कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी एएफडी की फुल फॉर्म है, जैसे कि फ्रेंच में है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, और ऐसे ही जर्मन में है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जितना याद रखना है कि जर्मन और फ्रेंच बैंक जो है इसको फाइनेंस कर रहे हैं। तो इसमें सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट की जाएगी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है? नहीं, ये रिलेटेड है वेस्ट मैनेजमेंट से, कि जो किसी आपने नेचर से रॉ मटेरियल लिया, उससे आपने एक फिनिश गुड बनाया, ठीक है, उसको आपने यूज कर लिया, फिर से उसको रिसाइकिल करके अगेन यूज कर लिया, सो दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। एक ही जो मटेरियल है वो सर्कुलेट हो रहा है। एक मटेरियल आपने नेचर से लिया, उससे एक फिनिश गुड बनाया, सपोज आपने नेचर से क्या लिया? कॉटन ली, ठीक है, उससे आपने एक फिनिश गुड बनाया, कपड़े बना लिए। जब कपड़े आपने यूज कर लिए तो उसको फिर से आपने रीयूज कर लिया या रिसाइकिल कर लिया,
तो वही कॉटन जो है इकोनॉमी में घूम रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी। तो जितना सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे उतना एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट होगा, ठीक है, और उतना आपको क्लाइमेट चेंज की थ्रेट को मिटिगेट करने में हेल्प मिलेगी। इकोनॉमी प्रमोट करेगी और चाहते हैं कि हम सिटीज में जो है क्लाइमेट ओरिएंटेड एक्शंस लें, ठीक है, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल लेवल पे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब उनको और फर्दर ट्रेन करना विद मोर इंफॉर्मेशन, मोर नॉलेज एक्सेट्रा, ताकि क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस वो ले सके, ठीक है। तो इससे क्लाइमेट रेजिलियंस, एडेप्टेशन, मिटिगेशन में हमें हेल्प मिलेगी। तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। क्या फर्क हुआ इन तीनों में? देखो, मिटिगेशन होता है कुछ कम करना, मिटिगेट करना, तो यानी आप कार्बन मिशन को कम कर रहे हो तो किसमें आएगा, मिटिगेशन। कि आपने सिटीज में जो इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस कर दी तो वो क्या है, स्टेप टुवर्ड्स मिटिगेशन। अडेप्टेशन है कि आप खुद चेंज कर रहे हो, भाई धरती का तापमान बढ़ रहा है, बढ़ने दो, हम अपने आप को बदल लेंगे, तो वो होता है अडेप्टेशन, ठीक है। और रेजिलियंस होता है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है थंडरस्टॉर्म्स आ गए, ठीक है, उसकी वजह से जो है मोबाइल टावर्स जो है फंक्शन करना बंद कर गया, इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो फेल ऑफ हो गए, वो गिर गए, एक्सेट्रा। तो यानी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट नहीं था। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाओगे तो यू विल मेक श्योर कि थंडरस्टॉर्म्स आए, कुछ भी आए, उससे जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा, ठीक है। दैट विल बी नोन एज क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीजें प्रमोट करेगी, क्लाइमेट रेजिलियंस, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, की कल को क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्बन फ्लड्स आ जाए तो आपकी सड़कें जो है डैमेज ना हो, ठीक है, या आपके मोबाइल टावर्स फंक्शन करना बंद ना करे, इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो सर्वाइव करे, एक्सेट्रा। म्युनिसिपैलिटीज की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, उनको ट्रेन किया जाएगा टू डील विद द इमर्जिंग क्लाइमेट चेंज रिलेटेड थ्रेट्स टू दी सिटीज, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है। तो ये हमें हेल्प करेगा हमारे जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस है उसको अचीव करने में। ये पता है ना आपको, एनडीसी, इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसमें हर कंट्री ने बताया था कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हमने भी अपना बताया कि हम कितना जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, लाइक कि 1/3 जो है हमारी एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कार्बन मिशन को हम कम करेंगे, तो हमने अपने टारगेट सेट किए थे, तो उन टारगेट्स को अचीव करने में ये स्कीम हेल्प करेगी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो आपको याद है उड़ीसा में एक एक्सीडेंट हुआ था, है ना, बालासोर एक्सीडेंट, काफी मेजर एक्सीडेंट था, पोस्ट इंडिपेंडेंस वन ऑफ द मेजर रेलवे एक्सीडेंट था वो, ठीक है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी न्यूज में थे। तो ये क्या है, ये बेसिकली गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, और ये बेसिकली इसका काम क्या है, रेलवे की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है। तो बाकी उसके लिए वो इंस्पेक्शन भी करती है, इन्वेस्टिगेशन भी करती है, एंड सो ऑन। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के। नेचुरली हम क्या सोचेंगे, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर रखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे आपको अपनी गलती कभी नहीं दिखेगी, वैसे भी रेलवे को भी अपनी गलती नहीं दिखेगी, कोई सेफ्टी में कोई चूक है उसको दिखेगी नहीं, तो इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, तो इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ताकि ये इंडिपेंडेंटली होके जो है रेलवे की फंक्शनिंग को एग्जामिन कर सके और देख सके कि कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी लूपहोल्स है। तो ये सिक्योरिटी लूपहोल्स को पिन पॉइंट करेगी, तभी तो हम उसको एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यहीं पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरलॉकिंग सिस्टम इन इंडियन रेलवेज। तो उड़ीसा में वही बालासोर में जो है ट्रेन क्रैश हुआ था, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है न्यूज में था, क्योंकि उसी के फेलियर की वजह से जो है वो एक्सीडेंट हुआ था। तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है, ये बेसिकली सिस्टम है जिससे ट्रेन मूवमेंट्स को जो है रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, ट्रेन मूवमेंट्स को रेगुलेट किया जाता है। इसके अंदर सिग्नल्स आ जाते हैं, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे सिग्नल्स होते हैं, रेड, वही जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। पॉइंट्स आ जाते हैं, स्विचेस, ट्रैक सर्किट्स, तो आपको पता ही है कि जो भी ट्रैक है उसको आप ट्रैक सर्किट बोलोगे। इसका पर्पस यही है कि ट्रेन के बीच में जो है मूवमेंट्स, ट्रेन की मूवमेंट को कंट्रोल करे ताकि कोलिजन ना हो। ये पॉइंट्स स्विचेस क्या होते हैं, इसको हाँ, मतलब जहां पे
रेलवे ट्रैक आपने देखा ना कि थोड़ा मुड़ता है ताकि ट्रेन की आप डायरेक्शन चेंज कर सको, उसी को पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसी को पॉइंट बोलते हैं। उसको लॉक करना जरूरी है क्योंकि अगर वो हिलता रहेगा तो ट्रेन कोलैप्स कर सकती है ना, तो इसी को इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट स्विचेस। समझ रहे हो? उसके बाद जो है आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम आ गया है, ये कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, और ये बेसिकली सिग्नल्स, पॉइंट्स, लेवल क्रॉसिंग गेट्स एक्सेट्रा को कंट्रोल करता है। लेवल क्रॉसिंग आपको पता ही है कि दो ट्रैक जो है आपस में क्रॉस हो रहे हैं, उसको क्या बोलोगे, लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, या थोड़ी सा अगर ट्रैक घूम रहा है कहीं पे, चलो थोड़ा सा भी ट्रैक घूम रहा है मान लो, ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वही सॉफ्टवेयर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये सारा सिस्टम हम क्या कर दें, ऑटोमेटिक कर दें। पहले मैनुअली ऑपरेट हो रहा था, अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिकली या कंप्यूटर बेस्ड जो है ऑटोमेटिकली जो है ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया के 288 स्टेशन में जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 45% ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क में। तो इंडियन रेलवे जो है फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, 8 बिलियन पैसेंजर जो है एनुअली इसमें ट्रेवल करते हैं, 800 करोड़। ऐसा नहीं कि 800 करोड़ लोग करते हैं, मतलब मान लीजिए 1 करोड़ लोग करते होंगे तो 800 बार कर रहे हो। ठीक है, उस तरीके से 800 करोड़ पैसेंजर ट्रेवल बाय आवर इंडियन रेलवे। ठीक है, और इसमें जो है टोटल ट्रैक लेंथ में जो है साइडिंग्स आ जाती हैं, यार्ड्स आ जाते हैं और क्रॉसिंग आ जाती है। ठीक है, साइडिंग्स क्या होता है, उसमें क्या होता है फिर, हाँ, साइडिंग्स में क्या होता है कि एक अलग से पटरी या रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, वहां उसका यूज क्या होता है कि अगर किसी ट्रेन को स्लोली मूव करना है तो वो साइडिंग पे जो है बेसिकली उस साइडिंग पे जो है वो ट्रेन चलेगी। जैसे आप लगा लीजिए कि हाईवे पे जो है एक साइडिंग बनाई जाती है फॉर बाइक्स और फॉर साइकिल, है ना, तो क्योंकि बाइक्स और साइकिल क्या होते हैं, वो धीरे चलते हैं, तो इसीलिए कुछ ट्रेन होती हैं वो धीरे चल सकती हैं, जैसे चाहे आपकी अर्बन ट्रेन हो, जो अर्बन एरियाज में ट्रेन मूव कर रही है, सिर्फ लोकल ट्रेन जिसको आप बोल देते हो। ठीक है, या फिर यही गुड्स ट्रेन हो सकती है आपकी मालगाड़ी, जो कि काफी स्लो चलती है, तो उनके लिए एक अलग से ट्रैक बना दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, साइडिंग्स। ठीक है, यार्ड होता है कि कंप्लीट एरिया, रेलवे यार्ड जहां पे ट्रैक्स बिछाए गए हैं। ठीक है, पूरे एरिया को जहां पे ट्रैक बिछाया गया है उसको क्या बोलेंगे, यार्ड। उसके अंदर बहुत सारे ट्रैक्स हो सकते हैं, 10 20 50 कितने भी ट्रैक्स हो सकते हैं। क्लियर? तो अब आते हैं, ये फैक्ट्स वगैरह याद ही रखने, कितने किलोमीटर ये सब है बस इतना याद रखो, फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया में। ठीक है, उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो पहले तो सिग्नल है, सिग्नल रेड, ग्रीन एंड येलो। अगर रेड है तो आगे ट्रेन नहीं जा सकती, ग्रीन है तो जा सकती है, येलो है तो अगर जाए तो ध्यान से जाए क्योंकि आगे ट्रैक्स जो है वनरेबल हो सकते हैं टू एक्सीडेंट्स। ठीक है, उसके बाद ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट बेसिकली पूरे ट्रैक में जो है सेंसर्स जो है एस्टेब्लिश किए जाते हैं, और वहां से जो है ट्रेन को इन्फॉर्म किया जाता है कि आगे से कोई ट्रेन आ रही है या पीछे कोई ट्रेन खड़ी है या साइड से कोई ट्रेन आ रही है एक्सेट्रा, ताकि ट्रेन के बीच में कोलिजन ना हो। ठीक है, पॉइंट में आपको वही बता रहा था कि जहां पे ट्रैक को थोड़ा मोड़ा जाता है, ठीक है, ताकि ट्रेन की डायरेक्शन चेंज की जा सके, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली उसको लॉक कर देती है कि आपने थोड़ी ट्रैक को चेंज किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली उसको लॉक कर देती है। ठीक है, अदरवाइज आपको पहले मैनुअली करना पड़ता था ये काम। और उसके बाद एडिशनल कंपोनेंट्स क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होंगे कि रेलवे स्टेशन पे या जो ऑपरेटर्स हैं उन तक कम्युनिकेशन जा सके कि ये ट्रेन यहाँ से आ रही है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे खराब हो चुका है या कुछ भी हो चुका है, तो वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाए गए हैं। ठीक है, और वो जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग कंपोनेंट्स या कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहाँ पे रखे जाते हैं, रिले रूम्स में। तो उसको जो है बेसिकली डुअल लॉक जो है से एक्सेस किया जाता है, और एक डाटा लॉगर होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जाती है कि किस टाइम जो है सिग्नल दिया गया, किस टाइम जो है ग्रीन सिग्नल दिया गया, किस टाइम जो है पॉइंट को लॉक किया गया, क्या पॉइंट लॉक हुआ था नहीं हुआ था, उसका सारा डिटेल यहाँ पे होता है, ताकि कल को जो है अगर आपको एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो यहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा और यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि एक्सीडेंट क्यों हुआ।
तो इट्स लाइक ब्लैक बॉक्स ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स क्या काम करते हैं? हाँ, हर एयरप्लेन की मूवमेंट को वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, कि मान लीजिए सुबह 7 बजे तक जो है इंजन सही चल रहा था, तो वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाएगी। इंजन जो है चलना बंद हुआ 9 बजे, तो वो इन्फॉर्मेशन भी वहां पर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आपको ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगी 9 बजे के बाद जो है चीजें खराब होनी स्टार्ट हुई थी और इस वजह से जो एक्सीडेंट हुआ था। आपने देखा होगा कि एयरप्लेन में जो है पायलट बोलता रहता है हम इस हाइट पे चल रहे हैं, विंड डायरेक्शन ये है एक्सेट्रा। वो भी सारी ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती रहती है। कि कल को मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, पायलट भी नहीं बचा, तो ब्लैक बॉक्स में उसकी सारी साउंड रिकॉर्डेड है। तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे जो है पायलट को लगा कि माल फंक्शनिंग हुई एयरक्राफ्ट में, जिसकी वजह से क्रैश हुआ। ठीक है, तो वो ब्लैक बॉक्स होता है। वो ब्लैक बॉक्स प्लेन के अंदर ही होता है। और जब एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए जंगल में जाके जो है प्लेन क्रैश हो गया, तो उस जंगल में उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। ठीक है, अगर वो ब्लैक बॉक्स मिल गया तो प्लेन क्रैश की गुत्थी सुलझ जाएगी। ठीक है, अगर वो ब्लैक बॉक्स नहीं मिला तो आपको पता नहीं लगेगा कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। तो ये ऐसे ही इसमें जो है एक डाटा लॉगर होता है, जिसमें सारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड की जाती है, ताकि कल को एक्सीडेंट होता है तो आपको पता तो लगेगा कि किस चीज के माल फंक्शनिंग की वजह से जो है एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, समझे? कई बार ब्लैक बॉक्स मिलते भी नहीं है, एयरक्राफ्ट के क्रैश हो जाते हैं, मिलने कई बार 2-2 साल बाद मिलते हैं। जो एविएशन टीम्स होती हैं वो ढूंढती रहती हैं ब्लैक बॉक्स को। ठीक है, लेकिन अगर बार मिल गया तो फिर गुत्थी सोल्व है। क्लियर है? और ब्लैक बॉक्स ना तो जलता, ना वो पानी में खराब होता, और ना ही उसको कोई जानवर डैमेज कर सकता एक्सेट्रा। उसकी पैकिंग इस तरीके से होती है, मतलब आउटर कवरिंग इस तरीके से की जाती है। क्योंकि प्लेन तो कहीं भी क्रैश हो सकता है, जंगल में, पानी में, पहाड़ों में, कहीं भी क्रैश हो सकता है। तो फंक्शनैलिटी मैं आपको वही बता रहा था कि ये सारा ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, जहां रेलवे यार्ड यानी जहां पे ट्रैक सर्किट बिछाए गए हैं, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, प्रोसेस की जाती है। फिर उसके हिसाब से जो है ट्रैक स्विचेस किए जाते हैं, यानी पॉइंट्स को लॉक किया जाता है। ठीक है, सिग्नल्स दिए जाते हैं ट्रेन को कि उसको आगे मूव करना है, नहीं करना, एक्सेट्रा। तो ये सारा सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा है, विजुलाइज कर पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा होगा? ठीक है, पहले ये सब मैन्युअली होता था, अब क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिकली। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, आपकी स्पीड बढ़ रही है ऑपरेशंस की। ठीक है, और मैन पावर रिक्वायरमेंट कम हो रही है, और जो ट्रेन मूवमेंट्स है वो स्मूथन हो रही है। पर अगर ये सिस्टम फेल हो जाता है तो इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स आल्सो। तो इसलिए मैनुअल सुपरविजन चाहिए इस सिस्टम पे, कि अगर ये सिस्टम कहीं माल फंक्शन करता है तो मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू हम उस माल फंक्शनिंग को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। यहां तक क्लियर है? तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि काफी मेजर एक्सीडेंट था ये। ठीक है, उसके बाद है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ने टारगेट लिया कि 60,000 करोड़ रुपए जो है वो इस साल के एंड तक जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। 8,000 करोड़ पे पहले ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। ठीक है, तो ऐसी नेम से गेस्ट एक बैंक बनाया हमने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या करेगी? फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, लोन प्रोवाइड करेगी, ताकि देश में हाईवेज बन सके, रेलवे ट्रैक्स बिछ सके, पावर प्लांट्स लग सके, एक्सेट्रा। ये इसका पर्पज है। फिर गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको स्टैब्लिश किया 2021 में, और ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग क्यों प्रोवाइड करती है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ना गेस्टेशन पीरियड काफी लॉन्ग होता है। वैसे तो गेस्टेशन पीरियड जो है हम टर्म यूज करते हैं फॉर प्रेगनेंसी, है ना? चल ही नहीं था। तो गेस्टेशन वर्ड जो है हम यूज करते हैं फॉर प्रेगनेंसी, है ना, कि 9 महीने लगते हैं बच्चे को पैदा होने में। तो यानी आपने आज एफर्ट किया, रिजल्ट 9 महीने बाद मिलेगा। ऐसी आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, उसका रिटर्न क्या आपको 10 साल बाद मिले या 20 साल बाद मिले, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफी टाइम लग जाता है। आज आपने हाईवे बनाना स्टार्ट किया, तो हाईवे क्या पता 5 साल में बने, फिर 5 साल बाद आप उस पर टोल लगा पाओगे और कुछ रिटर्न ले पाओगे। ऐसे ही आज आपने डैम बनाना स्टार्ट किया, पता 20 साल लग जाए डैम बनाने में। फिर उसके बाद जो है आप डैम से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, उस इलेक्ट्रिसिटी को बेचोगे और डैम की कॉस्ट रिकवर करोगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है? लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, कि पहले 10 साल तक जो है पैसा बहाया, आप पैसा बहा रहे हो और रिटर्न कुछ आ ही नहीं रहा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तब उससे आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी। तो इसलिए आपको क्या चाहिए होती है इसमें? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। और बैंक्स जो है इतना लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं कर पा रही।
SBI हो, HDFC हो, ये सब जो है नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप डिपॉजिट कितने साल के लिए करते हो बैंक्स में? 2 साल, 4 साल, 5 साल, एक्सेट्रा। कोई कोई जो है डिपॉजिट आप 10 या 20 साल के लिए करते होंगे, उसको भी बीच में तोड़वा लेते हो 2 साल बाद या 4 साल बाद, कुछ ना कुछ इमरजेंसी घर में आ जाती है। तो बैंक्स के पास लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हो ही नहीं रही, तो वो लॉन्ग टर्म लोन कैसे देंगे? तो वो क्या देते हैं फिर? शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। मान लीजिए 5 साल का आपको लोन दे दिया, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में 20 साल लगेंगे, अभी डैम बनाने में 20 साल लगेंगे। तो जो डैम बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करेगी? पहले तो एक बार 5 साल की लोन ले लेगी SBI से, सपोज 5 साल बाद जो है बैंक पैसा मांगेगा कि मेरा वापस दो। तो फिर वो क्या करेगी? HDFC के पास जाएगी, एक नया लोन बनवाएगी, उससे जो है लोन लेगी, उससे SBI का चुकाएगी। फिर HDFC 5 साल बाद पैसे मांगेगी, फिर वो जो है सपोज कैनरा बैंक के पास जाएगी, उससे लोन लेगी और HDFC का चुकाएगी। तो ऐसे ही वो जो है लोन को घुमाती रहेगी कि एक बैंक से लिया, दूसरे को दिया। इसको बोलते हैं टोपियां बदलना, इसकी टोपी उसके सर, ठीक है? तो ऐसे ही वो टोपियां बदलते रहेंगे। तो इससे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फैसिलिटेट होगा देश में? नहीं ना। तो इसलिए ये बैंक बनाया गया ताकि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दे सके, लॉन्ग टर्म। अब आप कहोगे ये लॉन्ग टर्म कैसे देगा? इसके पास कौन सी खजाना लग गया? इसको कौन सा खजाना लग गया कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दे सकता है? इसको एक खजाना लगा है बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स का, नहीं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का, ठीक है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का। उसके थ्रू जो है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को फैसिलिटेट करेगी, ठीक है? वो मैं आपको समझाता हूं कैसे करेगी। यहां तक समझ आया आपको? तो बॉन्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जनता को इश्यू किए जाते हैं। जनता को बोला जाता है कि भैया आपका पैसा जो है हम 20 साल बाद देंगे, और हर साल उस पर क्या देंगे? ब्याज देंगे। बॉन्ड्स या डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जनता को इश्यू किए जाते हैं, जनता से पैसा ले लिया जाता है। 1 लाख का आपने बॉन्ड खरीद लिया, या 2 लाख का खरीद लिया, 5 लाख का खरीद लिया, एक्सेट्रा। तो उसमें जो है नेशनल बैंक बोलेगी आपको कि भैया हम आपका पैसा 20 साल बाद देंगे, और हर साल आपको क्या देंगे? ब्याज देंगे, ठीक है? वो ब्याज ऑब्वियसली जो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है डिपॉजिट में, उससे ज्यादा होगा, तभी तो आप इंसेंटिवाइज होंगे टू ऑफर सच लैंडिंग टू नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है? अगर आपको बैंक 6% दे रहा है, तो ये 10% या 8% या 7% कुछ इस तरीके से देंगे, तभी आप जो है यहाँ पे बॉन्ड खरीदने आ जाओगे, ठीक है? समझे? तो आपको अपनी सेविंग पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसको जो है लॉन्ग टर्म फंड्स मिल जाएंगे, उसको यूज करेगा फॉर फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, क्लियर? तो इस तरीके से सिस्टम काम करेगा। तो इसको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखा है आरबीआई ने। ये 5th ऑल इंडिया जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने वाला है देश का। तो उस पहले जो है एक्सिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसी कैटेगरी में जो है इसको रखा गया है। तो ये चारों याद रखने आपको, ठीक है? बाकी इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन आरबीआई, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है बोर्ड ऑफ आरबीआई जो है अपॉइंट करेगा, डिप्टी मैनेजर को भी बोर्ड ऑफ आरबीआई जो है अपॉइंट करेगा, एक्सेट्रा। तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? ये कंपोजिशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगी यूपीएससी। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि अभी भी रिसेंटली इसको एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है? और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगी, कैसे करेगी? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर से, ठीक है? और ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने, ठीक है? चलिए उसके बाद है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को प्रमोट कर रही है। इसकी शुरुआत यूपी से हुई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन बिल्ड की जाएगी कि उस प्रोडक्ट को जो है वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है? तो अब जो है काफी सारी स्टेट्स जो है इसी प्रोग्राम को अब अडॉप्ट कर रही है। तो उसी डायरेक्शन में जो है यूनिटी मॉल को जो है दीमापुर नागालैंड में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करने में हेल्प की बाय एलोकेटिंग 145 करोड़ रुपीस। तो ये सिस्टम क्या है? इसमें बेसिकली यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशलाइजेशन हो टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट, ठीक है? किसी जैसे आगरा में कहते हैं कि जूते की फैक्ट्री है ना, शू इज फेमस फॉर शू मैन्युफैक्चरिंग। तो आगरा जो है शूज जो है बनाए, और वो वर्ल्ड क्लास बनाए, ऐसे बनाए कि देश में भी बिके और पूरे दुनिया में बिके, ठीक है? मुरादाबाद है जैसे यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट, वो किसके लिए फेमस है? ब्रास ब्रास यूटेंसिल्स के लिए, ब्रास के जो है यूटेंसिल्स बनाते हैं वो, ठीक है? तो वो उसकी स्पेशलाइजेशन, उसको बिल्ड करो, टेक्नोलॉजी दो, पैसे दो, ठीक है, लोन दो, ताकि ब्रास की मैन्युफैक्चरिंग वहां पे ज्यादा से ज्यादा हो सके, और उसके प्रोडक्ट्स जो है देश में भी बिके और विदेशों में भी बिके। दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इज, ठीक है? तो हर डिस्ट्रिक्ट कम से कम एक प्राइम प्रोडक्ट को जरूर प्रोड्यूस करे जो उस डिस्ट्रिक्ट की आइडियोलॉजी, कल्चर, हिस्ट्री, एक्सेट्रा से रिलेट करता हो।
तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, जो लोकल आर्टिशियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे बनारस की साड़ी काफी फेमस है, तो जो बनारस में साड़ी बनाने वाले आर्टिशियंस हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अगर इस स्कीम में जो है बनारस साड़ी को जो है प्रमोशन मिलता है। ठीक है, और जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है उनकी सेल बढ़ेगी पूरे देश में। ठीक है, अब आते हैं यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल में वही है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का यूनिटी मॉल है, ठीक है, तो उसमें उत्तर प्रदेश से जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको वहां पे शोकेस किया जाएगा, ताकि आप वहां पे जाओ और उन प्रोडक्ट्स को खरीद सको, उन प्रोडक्ट्स को देख सको, उन प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सको, उन प्रोडक्ट्स को एक्सपेरिमेंट कर सको। ठीक है, ये पर्पज है यूनिटी मॉल का। क्लियर? तो जितने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या जीआई प्रोडक्ट्स हैं उस स्टेट के, वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ आई? तो दिल्ली में भी यूनिटी मॉल बने हुए हैं, यूपी के जैसे मान लीजिए अब यूनिटी मॉल बना हुआ है, वहां पे जाके आप जो भी उत्तर प्रदेश में सपोज प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, जो स्पेशलिटी है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, वो वहां पे आपको अवेलेबल होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुरादाबाद के ब्रास यूटेंसिल्स हो या बनारस की साड़ीज हो, अगर आपको खरीदनी है तो यूनिटी मॉल ऑफ यूपी जो कि दिल्ली में लोकेटेड है वहां पे जा सकते हो, और आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे वहां पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ही रन कर रही है उसको। ठीक है, तो आपको वहां पे ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट टू एट फेयर प्राइस। अदरवाइज इन चीजों में क्या होता है, डुप्लीकेसी भी बहुत चलती है ना, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी बहुत बिकते हैं मार्केट में। उसके बाद नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। तो एक दिल्ली के हॉस्पिटल पे जो है 1.5 करोड़ का जो है एनसीडीआरसी ने जो है फाइन लगाया, क्योंकि वो आईवीएफ प्रोसीजर को एथिकल मैनर में कर रहा था। क्वेश्चन हमारा आएगा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पे इन प्रीलिम्स, पहले भी एक बार आया हुआ है। तो 1998 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, प्रेसिडेंट एंड 11 मेंबर्स हैं, और जो प्रेसिडेंट होंगे सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, या सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 3 जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल, एपिलेट एंड रिविजनल। मतलब कि जो स्टेट लेवल पे भी एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाया गया है, तो उसकी अपील कहां पे जाती है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास, तो इसलिए उसकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। के पास लेके जा सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, रिविजनल का मतलब ये होता है कि लोअर बॉडी के डिसीजन को आपने चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो वो पावर भी इसके पास है, तो यानी स्टेट कमीशंस या डिस्ट्रिक्ट कमीशंस के डिसीजन को ये चेंज कर सकती है, दैट पावर इट हैज। ठीक है, और इसके बाद जो है अपील सीधा कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप नेशनल कमीशन से के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और वो आपको विद इन 30 डेज करना पड़ेगा। जैसे ही नेशनल कमीशन फॉर डिस्प्यूट फॉर नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल ने डिसीजन दे दिया, उसके विद इन 30 डेज जो आपको सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस कर दिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने क्या किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस कर दिया। इसमें बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका मान लीजिए कोई 50 लाख रुपीस तक का कोई डिस्प्यूट है, तो उसको आप कहां पे केस फाइल करोगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक का कोई डिस्प्यूट है तो कहां फाइल करोगे, स्टेट कमीशन में। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल कमीशन में। ठीक है, सॉरी 2 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल कमीशन में। तो ये आपको पता होगा ये कमीशन क्या काम करता है। ये बेसिकली क्या है कि एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, आपको जो है कोई आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, या आपको कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे दिया सेलर ने, ठीक है, या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया, तो उसकी कंप्लेंट आप इन कमीशन के पास कर सकते हो। अगर 50 लाख रुपीस का चीट हुआ आपके साथ तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, 50 से 2 करोड़ तक हुआ है तो स्टेट कमीशन के पास, 2 करोड़ से अबव हुआ है तो नेशनल कमीशन के पास। ठीक है, आप कहते नहीं हो कई बार कि मान लीजिए आपको आपने वो खरीदा मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है, और वो आपको जो है फर्जी दे दिया गया या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का दे दिया गया, आपने उसको चलाया, उसमें मसाले डाले थे कि उसको पीसेंगे, ठीक है, वो सारा जो है उड़ के आपके मुंह पे आ गया। ठीक है, अब वो मिक्सर ग्राइंडर क्या था, फॉल्टी था। अब सेलर के पास गए रिटर्न करने के लिए, उसने रिटर्न नहीं किया, तो उसी कंप्लेंट आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास कर सकते हो, क्योंकि उसकी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन 50 लाख रुपीस तक की है। ठीक है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट 50 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ तक का खरीदा है तो उसकी सीधी कंप्लेंट आप कहां करोगे, स्टेट कमीशन के पास। अगर 2 करोड़ से ऊपर का प्रोडक्ट है तो नेशनल कमीशन के पास।
और इसमें ये भी है कि पहले आप कंप्लेंट कहाँ फाइल करोगे? डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट के अगर आप डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कहाँ करोगे? स्टेट लेवल कमीशन पे। और स्टेट लेवल कमीशन के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो कहाँ पे जाओगे? नेशनल लेवल कमीशन। ठीक है। उसके बाद आते हैं उत्प्रेरक। नेक्स्ट इज उत्प्रेरक। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्टैब्लिश किया उत्प्रेरक। उसकी फुल फॉर्म क्या है? उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। ठीक है। केंद्र मतलब सेंटर, प्रदर्शन मतलब कुछ यहां पे शो ऑफ किया जाएगा। ठीक है। तो इसको एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर भी बोला जा रहा है। तो ये उन्नत तकनीकी का क्या हो गया? इंग्लिश वर्जन एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रदर्शन केंद्र का डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। तो इसमें बेसिकली जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है उसके डेमोज आपको दिखाए जाएंगे सेंटर। ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है, जैसे जो आप सीएफ एलईडी बल्ब यूज करते हैं वो भी देखें, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। फैंस हो गए, अगर उसको एनर्जी एफिशिएंटली बनाया गया तो वो दिखा दिया जाएगा। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी ने इसको स्टैब्लिश किया बद्रपुर न्यू दिल्ली में एट द कैंपस ऑफ नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो ये एग्जीबिशन सेंटर है या इंफॉर्मेशन सेंटर है या डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है, वहां पे बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को दिखाया जाता है। किस तरीके से आप एनर्जी एफिशिएंट फैन बना सकते हो, एनर्जी एफिशिएंट सपोज एसी बना सकते हो, एनर्जी एफिशिएंट जो है आप ग्रिलिंग मशीन बना सकते हो सेक्टर, ताकि कम से कम वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे। ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे कम करेगी उतना आपको हेल्प मिलेगी इन योर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो इससे बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट सेक्टर में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट होगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन चुके हैं एनर्जी एफिशिएंट उसको ये शोकेस कर रही है, इंडस्ट्री उसको अडॉप्ट करेगी, उसको जो है प्रोड्यूस करेगी, फिर कंज्यूमर उसको बाय करना स्टार्ट कर देंगे, तो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो फिर और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स डेवलप होंगे। ठीक है। और ज्यादा बेहतर क्वालिटी के एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स जो है डेवलप होंगे, तो इस तरीके से जो है उसमें रिसर्च बढ़ेगी। क्लियर? तो 10,000 एनर्जी प्रोफेशनल फ्रॉम इंडस्ट्री सेक्टर जो है इसमें ट्रेन किए जाएंगे कि किस तरीके से जो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट बनते हैं उसको ऑपरेट कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, एक्सेट्रा। क्लियर? समझ आई? तो ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है एनर्जी एफिशिएंसी, और क्लाइमेट चेंज की फाइट के अगेंस्ट भी जरूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे? कि जितनी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे हम, मतलब जितने अप्लायंसेस हमारे एनर्जी एफिशिएंट होंगे उतने कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, तो जो भी गिवन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसी के अंदर जो है जितनी हमारी डिमांड है वो फुलफिल होने लग जाएगी, है ना। तभी हम जो है 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सभी को प्रोवाइड कर पाएंगे। मान लीजिए हमारी सप्लाई जो है 100 यूनिट्स की थी, डिमांड 150 यूनिट्स की थी, 100 यूनिट्स की जो है सप्लाई है, डिमांड जो है 150 यूनिट्स की है, लेकिन हमने एनर्जी एफिशिएंट जो है अप्लायंसेस बनाए जिसकी वजह से जो है अब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगी सपोज 90। तो पहले 150 की डिमांड थी तो आपको मान लीजिए 16 आवर्स की जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो पा रही थी, बट अब जो है डिमांड 90 यूनिट्स की हो गई है बिकॉज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, तो अब आपको 24 आवर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। समझे? तो ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है एनर्जी एफिशिएंसी। उसके बाद आप इसको रिलेट कर सकते हो कि ऑयल डिपेंडेंसी हमारी कम होगी या कोल डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज कम होगी, क्योंकि कम से कम कोयले में या कम से कम ऑयल में हम इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी कर लेंगे। ठीक है। तो वो सब पॉइंट्स भी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। क्लियर है? और इसमें हमारी एक और पॉइंट अच्छा है, देखो कि हम यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एट लो कॉस्ट। मान लीजिए मशीनरी जो है वो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, जिसकी वजह से आप जो गुड्स प्रोड्यूस करोगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है काफी कम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट काफी कम आएगी, तो अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आप अपने कंपटीटर से प्राइस क्या कर पाओगे? कम रख पाओगे। तो कम रख पाओगे तो मार्केट में प्रोडक्ट आपका ही खरीदा जाएगा, आपका खरीदेगा तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो अगेन यू विल इन्वेस्ट इन एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी। ठीक है। तो ये भी जो है इसका एक एडवांटेज होने वाला है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? उसके बाद चैंपियंस 2.0 पोर्टल। याद रखना है कि ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। इट इज मेंट फॉर एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जो कोई पापड़ बना रहा है, कोई जूते बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, ठीक है, तो वो सब किसमें आते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज।
और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया फॉर जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर्स प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो इसमें चैंपियंस 2.0 में क्या है कि एमएसएमईज को जो है कोई मान लीजिए अप्रूवल्स वगैरह चाहिए, परमिशन चाहिए, मान लीजिए उसको एनओसी चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड को डिवर्ट कर रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, या उनको कोई सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल की क्लियरेंस चाहिए, इलेक्ट्रिक मीटर उनको इंस्टॉल करवाना है उसकी क्लियरेंस चाहिए, एक्सेट्रा, वो इस पोर्टल में मिल जाएगी। ठीक है। और एक मोबाइल ऐप की जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ताकि जो भी एमएसएमई प्रोजेक्ट्स हैं, जहां जहां पे आप कोई लघु उद्योग लगाने की सोच रहे हो, उसकी जियो टैगिंग कर सके ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है और वो किस चीज की इंडस्ट्री है। फिर आप अप्रोप्रिएटली स्टेप्स ले पाओगे कि मान लीजिए आपको पता लगा कि इस गांव में जो है 3-4 जो है राइस मिल लग चुके हैं, लेकिन अभी भी सड़क क्या है, कच्ची है, तो गवर्नमेंट को जियो टैगिंग की वजह से पता लग जाएगा कि इस रोड पे जो है, इस गली में जो है 4 राइस मिल लग चुके हैं, तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश करेगी कि एक पक्की सड़क प्रोवाइड कर दे। ठीक है, वो भी चौड़ी सड़क हो ताकि ट्रक्स वगैरह इजीली मूव कर सके। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड करें, वाइफ और ऑप्टिकल फाइबर जो है लेड आउट करें ताकि इस इंडस्ट्री को दिया जाए, या एक हाउसिंग कॉलोनी काट दिया ताकि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स वहां पे रह सके एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि आपकी एमएसएमई कहाँ पे लोकेटेड है, तभी तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओगे टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट एंड एड टू एमएसएमई। क्लियर है? तो ये जियो टैगिंग का पर्पस होता है। बाकी अदर इनिशिएटिव्स, एक आइडिया हैकाथॉन है। आइडिया हैकाथॉन में क्या होता है कि जितने भी रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, या इंडस्ट्री रन करने वाले लोग हैं, उन सबको बुलाया जाता है और बोला जाता है कि हमें आइडियाज दो कि किस तरीके से हम एमएसएमई की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये हैकाथॉन होता है। ठीक है। और उसमें क्या है कि जो आइडियाज आएंगे उसको एक डोमेन एक्सपर्ट सिलेक्शन कमिटी होगी जिसमें गवर्नमेंट से, ब्यूरोक्रेट्स, अकेडमिया, इंडस्ट्री से जो लोग हैं, मतलब मैनेजर्स वगैरह, वो पार्टिसिपेंट होंगे। वो बेसिकली डिसाइड करेंगे कि किस आइडिया को जो है अपनाना है, और उस आइडिया को फिर क्या दी जाएगी, फंडिंग वगैरह दी जाएगी। ठीक है, ताकि उस आइडिया को इंप्लीमेंट कर सके। जैसे कोई आइडिया दे दिया किसी ने, सपोज कि एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए ताकि वो कुछ नए प्रोडक्ट्स जो है डेवलप करे, उस प्रोडक्ट्स को आप एमएसएमई सेक्टर को दे दो टू प्रोड्यूस इट, और उस प्रोडक्ट्स को फिर मार्केट में उतारो, डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो अगर आपने आइडिया सब के लिए, तो रिसर्च सेंटर के लिए क्या मिल जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक। तो इससे बेसिकली एमएसएमई के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इजी होगा, और वो जो है अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। क्लियर है? क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि एम क्या होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके, तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, उतनी ज्यादा सेल होगी, उतने ज्यादा आपको प्रॉफिट्स होंगे। जितने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे उतने ज्यादा आप लेबर को हायर कर सकोगे, जितनी ज्यादा लेबर को हायर कर सकोगे उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी में क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो मेन फोकस किस पे होता है, प्रोडक्शन पे। क्लियर? तो इसलिए आप जीडीपी से जो है नेशनल इनकम को मेजर करते हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि फैक्ट्रीज में जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन जितना हो सकता है उतना किया जाए। जितने ज्यादा आप जूते प्रोड्यूस कर सकते हो उतने जूते प्रोड्यूस करो, जितने ज्यादा आप कपड़े बना सकते हो कपड़े बनाओ, एक्सेट्रा। जितने ज्यादा बनाओगे उतने ज्यादा बेचोगे, उतने ज्यादा पैसा कमाओ। ठीक है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपको एक इजी बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि आपने फैक्ट्री लगाई सपोज जूतों की, ठीक है, सुबह लेबर इंस्पेक्टर आ गया, शाम को जो है ईपीएफओ से ऑफिशियल्स आ गए, दोपहर को जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले आ गए, फिर बैंक वाले आ गए, फिर उसके बाद जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आ गए एंड सो ऑन। आप ब्यूरोक्रेट्स को डील कर रहे हो, सुबह शाम उनको रिश्वत खिला रहे हो, उनके हाथ पैर जोड़ रहे हो कि भैया बिजली का कनेक्शन मत काटना, लेबर के लिए नोटिस मत डाल देना, ठीक है, ईपीएफओ के लिए मेरा नोटिस मत डाल देना एंड सो ऑन। अगर आपका सारा ध्यान इसी में लगा रहेगा तो आप फैक्ट्री कौन चलाएगा? फैक्ट्री बंद पड़ी है अब आपकी, क्योंकि आपका सारा ध्यान क्या है, रेगुलेशन फुलफिल करने में है। तो फिर प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर आप जितनी लेबर आपने हायर करती है उसको रिमूव कर दोगे, है ना? तो उसको रिमूव कर दोगे तो फिर सोसाइटी में क्या होगा, बेरोजगारी। क्लियर? इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो जाएगी, रुक जाएगी, और धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाएगी। इकोनॉमी को डिप्रेशन होता है, देख लो, वो कब होता है, जब प्रोडक्शन ना हो रही हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद है सागर सामाजिक सहयोग। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको लॉन्च किया है, सागर वर्ड, वहीं से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। सामाजिक सहयोग मतलब कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने की बात की जा रही होगी। तो इसमें क्या है कि जितने भी पोर्ट्स हमारे देश के, उनको बोला गया है कि वो जो है अपनी सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें। ठीक है, सीएसआर क्या होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इसमें क्या है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है। जैसे रिलायंस ने ना, रिलायंस इंडस्ट्री जो मुकेश अंबानी वाली है, वो हर 3 महीनों में जो है 10,000 करोड़ रुपए कमाती है नेट प्रॉफिट। हर 3 महीने बाद 10,000 करोड़ रुपए कमाती है। एक साल में कितना कमाती है? 40,000 करोड़। कौन कमाती है? रिलायंस इंडस्ट्री। नेट प्रॉफिट है उसका टोटल, पेट्रोलियम बिजनेस से भी, रिटेल बिजनेस से भी, टेक्नोलॉजी बिजनेस से भी, टेलीकॉम बिजनेस से भी, एक्सेट्रा मिला के कितना है? 10,000 करोड़ फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, एक साल में कितना हो गया? 40,000 करोड़। इतना प्रॉफिट वो कमाती है। तो मानी ने अपनी बेटी की शादी में कितना पैसा लगाया था? 2,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ लगा दिया होगा, इससे ज्यादा तो नहीं लगाया। तो उसके एक साल की कमाई का सिर्फ 25% उसने अपनी बेटी की शादी में लगाया था। उसको देख के सारा मिडिल क्लास या सारा जो लोअर क्लास है वो लग जाएगा कि हम भी अपना सारा पैसा शादी में लगा दें बस। और वो सारा पैसा कैसे लगाएंगे? 25 साल जो है बाप पैसे जोड़ता है और सारा का सारा कहां पे लगा देता है? शादी। वो एक साल की कमाई का 25% लगा रहा है, और यहाँ पे 25 साल की कमाई का 100% शादी में लगा दिया जा रहा है। समझे? तो यहाँ पे सीख क्या है कि जो अमीर है, अगर आपको उनकी इमिटेशन करना है, रीस करनी है, नहीं तो उसका तरीका सीखना पड़ेगा आपको। समझे? ब्लाइंड इमिटेशन, इमिटेशन किसी का मत किया करो, क्योंकि नकल के लिए भी क्या चाहिए? अकल चाहिए। समझे? तो वो चीज समझने वाली है। तो पॉइंट बेसिकली यहाँ पे क्या था कि अब 40,000 करोड़ पे कमाए रिलायंस ने। तो 40,000 करोड़ पे क्यों कमाए? क्योंकि सोसाइटी ने उसकी हेल्प की, तभी जो है उसने 40,000 करोड़ पे कमाए। सोसाइटी ने जो है उसको थ्रू बैंक्स अपनी डिपॉजिट्स दी, वो डिपॉजिट जो है एज अ लोन जो है उसको मिली, तभी जो है इतने लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वो खड़े कर पाया। सोसाइटी ने जो है अपनी स्किल्ड लेबर उसको दी, कोई इंजीनियर, ठीक है, कोई टेक्नीशियन एक्सेट्रा, जो उसकी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और उसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। सोसाइटी ने अपने रिसोर्सेज दिए, ऑयल एंड गैस इन केजी बेसिन दिए उसको, ठीक है, अपनी एयरवेव्स दी जिसके थ्रू जो है वो रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट कर पाता है, जिसके थ्रू आपको टेलीकॉम सर्विस देता है, उसके बदले वो पैसे लेता है ना। सोसाइटी ने उसकी हेल्प की टू परचेज इट्स गुड्स, कि उसके बनाए हुए पेट्रोल को वो खरीद रही है, उसके प्रोवाइड की हुई सर्विसेज को वो अवेल कर रही है, लाइक टेलीकॉम सर्विस एक्सेट्रा। यानी हर तरीके से सोसाइटी ने उसकी हेल्प की, तभी तो वो 40,000 करोड़ पे एक साल के कमा पा रहे हैं। तब उसका भी तो फर्ज बनता है कि सोसाइटी को कुछ वापस दे। जब सोसाइटी ने उसको 40,000 करोड़ पे कमाने में हेल्प की, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ गिव बैक करे, इजंट इट? तो वही कॉन्सेप्ट कहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट जो है इतना लार्ज प्रॉफिट्स कमाते हैं, तो उसमें से जो है उनको कुछ हिस्सा जो है समाज की भलाई के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा उन्होंने किसकी भलाई, किसकी वजह से कमाया है? समाज की वजह से। ठीक है, तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे वो कि अगर कुछ प्रॉफिट्स का हिस्सा वो समाज की भलाई के लिए लगा रहे हैं। ये सोसाइटी का हक है कि वो कॉर्पोरेट से एक्सपेक्ट करती है कि वो कुछ पैसा अपनी कमाई का समाज की बेहतरी के लिए लगाए। तो एजुकेशन फील्ड में लगा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, या किसी भी फील्ड में वो पैसा लगा सकते हैं जिससे समाज की बेहतरी हो। आई समझ? क्लियर है? तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करने की स्कीम है। इसमें जो पोर्ट्स हमारे देश के जो पैसा कमा रहे हैं, उनको बोला गया है कि वो सीएसआर एक्टिविटीज करें। ठीक है, तो उसमें सरकार ने कहा है कि जिन पोर्ट्स का एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। जिनकी सेल्स 100 करोड़ से कम है, तो 3 से 5% अपना प्रॉफिट्स का पैसा कहां लगाए? सीएसआर। जिनका टर्नओवर 100 से 50 करोड़ का है, वो 2 से 3% लगाए, और जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, वो 0.5 से 2%। ठीक है, और ईच पोर्ट को एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें उनके डिप्टी चेयरमैन जो है वो हेड करेंगे, और वो जो है बेसिकली इन सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर लगने वाले पैसे को देखेंगे कि सही से वो पैसा लग रहा है क्या नहीं लग रहा। ठीक है, और इसमें उनको पैसा कहां पे लगाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एजुकेशन, मतलब स्कूल वगैरह बना दिया, या कोई हॉस्पिटल बना दिया, या हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर वर्कर्स बना दिया, या स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर दिए, या रिक्रिएशन फैसिलिटीज फॉर कस्टमर्स या एम्प्लॉइज आपने क्रिएट कर दी। ठीक है, कोई गोल्फ कोर्स बना दिया, या आपने कोई वो उसको क्या बोलते हैं, स्नूकर्स, है ना,
वो खेलते हैं ना, वो स्टिक से वो बॉल को पकड़ करते हैं, है ना, बिलियर्ड्स या स्नूकर्स गेम बना दिया, सेंटर बना दिया ताकि वर्कर्स वहां पे अपने आप को रिफ्रेश कर सके। ठीक है। और जो आप सीएसआर पे खर्चा करने वाले हो उसको 20% जो है आपको एलोकेट करना पड़ेगा सैनिक कल्याण बोर्ड में या नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में या नेशनल यूथ डेवलपमेंट फंड में। ठीक है। और अगर आप पैसा लगाना चाहो तो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हो कि सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, या रिन्यूएबल एनर्जी में भी लगा सकते हो, कुछ सोलर पावर प्लांट लगा लिया आपने ताकि कार्बन इमिशन कम से कम हो, या कम्युनिटी सेंटर्स या हॉस्टल्स बना दिए तो वो भी आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के अंदर आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है समाज को गिव बैक कर सकते हो। तो ये बेसिकली स्कीम कहती है कि इन एक्टिविटीज में आप पैसा लगाओ, स्पोर्ट्स को बोल रही है कि इन एक्टिविटीज में वो अपना सीएसआर फंड्स लगाएं। क्लियर है, समझे? हाँ मैंडेटरी है ये, नहीं वॉलंटरी नहीं है ये। जो सीएसआर है अब इट इज मैंडेटेड बाय लॉ नाउ, इट इज मैंडेटेड बाय लॉ नाउ। तो हर कंपनी को जो अपने ऑन एन एवरेज जो है 2% ऑफ देयर प्रॉफिट्स सीएसआर एक्टिविटीज पे लगाना पड़ता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। वैसे वो अलग अलग होता है, जैसे इसमें भी अलग अलग है ना कि 100 करोड़ तक है तो 3 से 5%, और 100 से 500 करोड़ है तो 2 से 3%, 500 करोड़ से ऊपर है तो 0.5 से 2%। तो आप ऑन एन एवरेज मान सकते हो कि 2% ऑफ देयर प्रॉफिट्स गो टू सीएसआर एक्टिविटीज। ठीक है। तो इसलिए जैसे रिलायंस ने रिलायंस फाउंडेशन बनाई हुई है जिसको चेयर करती है नीता अंबानी। ठीक है। तो नीता अंबानी चेयर कर रही है, वो जो है रिलायंस का जो प्रॉफिट होता है उसका 2% जो है रिलायंस फाउंडेशन में जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं वो टू रन सम चैरिटेबल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, और टू इन्वेस्ट इन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स फॉर स्लम्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो इस तरीके से वो सीएसआर एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं। क्लियर है, समझे? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल एंड कैपिटलिस्ट हेगेमनी ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा इस पे। ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो एक इवेंट हुआ था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को कमेमोरेट करने के लिए रिगार्डिंग क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह। तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका प्रीलिम्स में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दोबारा भी आ सकता है। तो ये क्या एक ऑनलाइन पोर्टल है, मतलब वेबसाइट है, वहां पे जो है आप गुड्स को खरीद सकते हो। जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है ना, अमेजोन की है, वैसी ये वेबसाइट है। ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कोई भी बेच सकता है सामान अपना, यहाँ पे भी कोई भी बेच सकता है। यहाँ पे भी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, या इंक, या प्रिंटर की जो इंक होती है वो भी मिलती है, प्रिंटर्स मिलते हैं, कंप्यूटर्स मिलते हैं। ठीक है। ईयरफोन मिलते हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है वो यहाँ पे मिलते हैं। ड्रिलिंग मशीन भी मिलती है। ठीक है। और एसी के कंपोनेंट्स भी मिलते हैं, सब मिलता है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है एक कंज्यूमर है मार्केट में, इनफैक्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर है इन दी मार्केट। तो इस देश का सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट के कितने सारे डिपार्टमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, कुछ ना कुछ वो खरीद रही है। कोई कुर्सी खरीद रहा है, कोई मेज खरीद रहा है, ठीक है, कोई टेबल खरीद रहा है, कोई एसी खरीद रहा है ना, कोई पेन, पेंसिल, पता नहीं क्या क्या चीजें खरीदते रहते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि पहले तो लोकल वेंडर से खरीद लेते थे ये लोग, उसमें क्या होती थी करप्शन, कि सपोज आपने अपनी बिल्डिंग के लिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए ट्यूबलाइट्स खरीदनी है, ठीक है, लोकल वेंडर के पास जाते थे, 100 रुपए की ट्यूबलाइट को कहते थे कि भैया 1000 की दिखा देना, तो बिल में वो क्या दिखाते थे? 1000 रुपए, और 900 रुपए अपनी जेब में डाल देते थे। लोकल वेंडर को ये फायदा होता था कि मुझसे जो है सामान खरीद लिया गया। तो वहां पे करप्शन हो रही थी। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि इस वेबसाइट पे खरीद लो, तुम्हें कुछ भी चाहिए, ठीक है, चेयर, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, ठीक है, या कीबोर्ड, कुछ भी चाहिए आपको ऑफिस रिक्वायरमेंट के लिए, इस वेबसाइट पे आके खरीद लो, आपके ऑफिस में वो डिलीवर हो जाएगा। तो वेबसाइट पे खरीदोगे तो सारा रिकॉर्ड रहेगा किस रेट पे आपने क्या चीज खरीदी। डिफरेंट वेंडर्स है तो वो कोशिश करेंगे कि कम से कम प्राइस पे मैं प्रोडक्ट को ऑफर करूं। कि मान लीजिए आप पेन बनाते हो तो आप कोशिश करोगे कम से कम रुपीस में मैं ऑफर करूं वेबसाइट पे, ताकि मेरा पेन बिके, ना कि कंपटीटर का। तो गवर्नमेंट को कॉस्ट सेविंग भी हो रही है, कि जैसे पहले बताया कि 100 रुपए की ट्यूब 1000 रुपए में खरीद रहे थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अब जो है वही 100 रुपए की ट्यूब 80 रुपए में खरीद रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई वेंडर ऐसा होगा जो 80 रुपए में ट्यूब देने के लिए तैयार बैठा होगा। जैसे आप देखते हो ना फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे कितने सारे वेंडर्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस कोट करते हैं, जिसकी सबसे कम प्राइस होती है आप उसी को खरीदते हो ना,
इजंट इट? यहाँ पे भी यही है कि वेंडर्स के बीच में, सेलर्स के बीच में कंपटीशन होगा टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट लोवेस्ट प्राइस पॉसिबल। क्लियर? समझ आई? तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। तो इसमें कंज्यूमर कौन है? गवर्नमेंट। वेंडर्स आम जनता है, मतलब आम, मतलब कोई भी जो है यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आप, मैं, कोई भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है और अपना प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है? समझ आई? तो इसमें ई बिडिंग भी है, रिवर्स ऑक्शन भी है। ई बिडिंग का मतलब है कि ई बिडिंग बिडिंग होगी जहां पे मतलब कि सप्लाई कम है। ठीक है? तो वहां पे बिडिंग कराई जा सकती है। कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई कैमरा है, ठीक है, उसकी सप्लाई कम है, लेकिन काफी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको परचेज करना चाहते हैं, तो ई बिडिंग करा दो, जो सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबसे मैक्सिमम प्राइस कोट करेगा उसको जो है वो कैमरा बेच दिया जाएगा। रिवर्स ऑक्शन में होता है लोवेस्ट प्राइस आपको कोट करनी होती है। बिडिंग में क्या होती है? हाईएस्ट प्राइस आपको कोट करनी है, और रिवर्स ऑक्शन में लोवेस्ट प्राइस। जो सबसे लोवेस्ट प्राइस कोट करेगा उसको वो प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है? तो गवर्नमेंट जो है 50 से 20% ऑफ इंडिया जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है बाय प्रोक्योरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने वो इकोनॉमिक्स में तो पढ़ा ही हुआ है, नेशनल इनकम जो है 3 मेथड से कैलकुलेट की जा सकती है, प्रोडक्शन, है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीनों से डाटा क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपए जो है इकोनॉमी में खर्च किए जा रहे हैं, तो 15 से 20% खर्चा कौन कर रही है? सरकार। 15 से 20% कौन कर रही है? सरकार। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या है? लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कंट्री। ठीक है? 130 करोड़ लोग अगर मिलकर 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 20% सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है। समझे? 2 लाख करोड़ की जो है मर्चेंडाइज सेल हो चुकी है। मर्चेंडाइज क्या होता है? गुड्स। ठीक है? उनकी सेल हो चुकी है। तो इतनी ज्यादा सेल हो चुकी है स्पेस, इससे ह्यूमन इंटरफेरेंस खत्म हो गया है, ऑर्डर प्लेसमेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग इजी हो गई है, डिलेज खत्म हो गई है, करप्शन खत्म हो गई है इससे, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज गवर्नमेंट। ठीक है? प्राइस कंपैरिजन कर सकते हो आप, क्वालिटी कंपैरिजन कर सकते हो, ब्रांड्स की कंपैरिजन कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे करते हो, सेम पोर्टल है जैसे वहां पे। ठीक है? और स्टार्टअप, एमएसएमई, विमेन एंटरप्राइज और आर्टिशंस, वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद जो है जीएम आउटलेट स्टोर्स भी बनाए गए हैं, जैसे ट्राइब्स इंडिया के नाम से बनाया, जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स है वहां पे इसको शो ऑफ किया जा रहा है, ताकि आप उसको एक बार एक्सपीरियंस कर सको और अकॉर्डिंगली फिर वेबसाइट से मंगवा सको। ऐसे खादी इंडिया, हैंडलूम प्रोडक्ट्स वहां पे शो ऑफ किए जा रहे हैं एंड सो ऑन। ठीक है? और गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ, ताकि जीएम सीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है डेवलप किए जा सके, जो बेसिकली जीएम पोर्टल को रन करने के लिए जो है ट्रेनिंग वगैरह देंगे। इंडियन पोस्ट एंड कॉमन सर्विस सेक्टर भी जो है जीएम के साथ जो है एग्रीमेंट किया है। उसमें क्या है कि पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा टू डिलीवर डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है? पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल किया जाएगा टू डिलीवर दी प्रोडक्ट्स। क्लियर? समझ आई? ऐसे बैम्बू मार्केट मिशन और जीएम के बीच में बेसिकली वो एग्रीमेंट हुआ, जिसमें जीएम पोर्टल में एक सेक्शन बैम्बू गुड्स का भी रखा जाएगा, ताकि उस बैम्बू गुड्स के सेक्शन में जाके आप बैम्बू गुड्स को खरीद सको। ठीक है? जैसे फ्लिपकार्ट में आ जाता है ना, फ्लिपकार्ट की ऐप ओपन कर, तो उसमें ग्रोसरी का एक सेक्शन आ जाता है कि ग्रोसरी प्रोडक्ट खरीदने तो यहाँ पे खरीद लो। ऐसी बैम्बू सेक्शन होगा ऐप में, बैम्बू के प्रोडक्ट्स खरीदने तो आपको यहाँ पे क्लिक करने पे दिख जाएंगे। ठीक है? क्लियर है? तो बिल्कुल अगर आप जाओगे ना वेबसाइट पे, तो बिल्कुल फ्लिपकार्ट, अमेजोन की तरह बनाई गई है। तो इसमें खरीदने वाला कौन है? गवर्नमेंट। बस ये फर्क है और कुछ नहीं। उसके बाद है सागर संपर्क। यहां तक क्लियर है सभी को? सो फार सो क्लियर टू एवरीवन? सो नेक्स्ट इज सागर संपर्क। ये क्या है सागर संपर्क? ये डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है? डिफरेंशियल मतलब कि ये सर्विसेज जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर को देगा, ये सभी को जो है जीपीएस सर्विस नहीं देगा। जीपीएस सर्विस क्या होती है? नेविगेशनल सर्विस। जो आपके मोबाइल में गूगल मैप्स है, वो बेसिकली क्या है? जीपीएस है। ठीक है?
तो आपको नेविगेशनल सर्विस देती है, लेकिन ये जीपीएस सर्विस वो हर किसी को दे रही है। पर ये डिफरेंशियल नेविगेशनल सर्विस सिस्टम होगा, ये सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर को जो है नेविगेशनल सर्विस देगा। किसको देगा? शिपिंग सेक्टर को। ये शिपिंग सेक्टर के लिए जो है एक अलग से आप कह लीजिए जीपीएस बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का डाटा है उसमें जितनी भी एरर्स हैं उसको रिमूव किया जा रहा है, ताकि शिपिंग सेक्टर को एक्यूरेट जो है मैप्स मिल सके, एक्यूरेट मैप्स मिल सके, प्रिसाइज मैप्स मिल सके। ठीक है, ताकि उनकी नेविगेशन क्या हो? स्मूथ हो, सेफ हो, एफिशिएंट हो। स्मूथ हो, सेफ और एफिशिएंट हो। गूगल मैप्स में कितनी सारी एरर होती है ना? जैसे ही आपको कहीं टर्न लेना होता है तो आपको समझ नहीं आता कि टर्न यहां से लेना है या थोड़ी सी आगे से लेना है ना, या सीधा जाना है। कई बार तो आप कई बार सीधा निकल जाते हो और वो आपको बाद में दिखाता है कि आपने रॉन्ग डिसीजन लिया, कि आपको सीधा नहीं मुड़ना था, फिर आप मुड़ के आते हो। ये एक और एक मीम भी जो है वायरल हुई थी ना, कि मान है हाँ, या जैसे ना एक वो था कि सपोज फ्लाई ओवर था, ठीक है, उसके फ्लाई ओवर के साइड से भी जो है एक रोड जा रही थी, तो जीपीएस दिखा रहा था कुछ बीच में जाना है, तो गाड़ी को जो है उसने फ्लाईओवर का जो वो साइडिंग होती है उस पर चढ़ा दी। तो यानी क्या है, जीपीएस मैप जो है इतने एक्यूरेट नहीं है। कई बार आप लोकेशन पे पहुंच जाते हो, ठीक है, लोकेशन पे पहुंच जाते हो, बट जीपीएस आपको 100 मीटर पहले दिखा देगा कि आप लोकेशन पे पहुंच चुके हो। आप आसपास देखते हो कि है ही नहीं, या आपको थोड़ी आगे ले जाएगा, या थोड़ी सी इधर घुमाता रहेगा, लोकेशन यहाँ पे है, एंड सो ऑन। तो ये मैप्स क्या है, 100% एक्यूरेट नहीं है। लेकिन ये जो डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया गया है, ये शिपिंग सेक्टर में बनाया गया है, तो इसमें जो ये इस तरीके की एरर्स है उसको रिमूव किया गया है, ताकि शिपिंग सेक्टर को क्या मिल सके? प्रिसाइज एक्यूरेट मैप मिल सके, जिससे क्या होगा, उनकी शिपिंग एफिशिएंट हो जाएगी। इस तरीके से टाइम वेस्ट उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोकेशन तक पहुंच गए फिर भी ढूंढी जा जाएगी एग्जैक्ट है कहां पे। ठीक है, सेफ हो जाएगा, इस तरीके से डिवाइडर पे उनकी शिप नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली मेक श्योर करेगा। तो सेफ्टी एनहांस होगी, कोलिजन ग्राउंडिंग एक्सीडेंट नहीं होंगे सीज में। ठीक है, और कोई जो है डाटा में रिडेंसी नहीं आएगी कि आप जो है मैप ऑन करके बैठे हो बट मैप चल नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी फुलफिल होगी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी ये कहती है कि डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम जो है प्रोवाइड करना चाहिए अपनी शिपिंग सेक्टर को। एक सेफ्टी ऑफ सी एट सीज है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरिनेट्स टू नेविगेशन लाइट हाउस अथॉरिटीज है, वो सब ये मैंडेट करती है कि शिपिंग के लिए अलग से मैप्स होने चाहिए। एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, ठीक है, और प्रिसाइज आपको पोजीशन मिलेगी अप टू 5 मीटर्स। आपको जीपीएस में इंफॉर्मेशन मिलती है अप टू 100 मीटर्स, उसमें 100 मीटर की एरर रहती है। बताया कि अपनी लोकेशन होती है उससे 100 मीटर शायद आप पहले आपको कह देगी लोकेशन रीच हो चुकी है, या 100 मीटर्स बाद में बोले, या 100 मीटर साइड में बोले, एक्सेट्रा। तो 100 मीटर्स का एरर होता है जीपीएस में, और इसमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको अप टू 5 मीटर्स, मतलब 5 मीटर्स की इसमें एरर हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो इससे सेफ्टी इंश्योर होगी। सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्रीमेंट है, जो कि बेसिकली सेफ्टी ऑफ मर्चेंट शिप्स को इंश्योर करती है। तो वो मैंडेट करती है कि मर्चेंट शिप्स यानी जो गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करती हैं शिप्स, उनकी सेफ्टी के लिए उनको आप डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करो। तो हमने डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम किसके थ्रू प्रोवाइड किया? सागर संपर्क। ठीक है, तो सागर संपर्क पे इसका क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं। तो वही जीपीएस ही है ये, और इसको आप कह लीजिए रिफाइन किया गया, मॉडिफाई किया गया टू मेक इट प्रिसाइज, मेक इट एक्यूरेट, टू मेक इट सेफ फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, इसको यूज कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ शिपिंग सेक्टर। ठीक है, उसके बाद है सामर्थ। उसके बाद है सामर्थ। तो गवर्नमेंट ने ऐसे नाम रख दिए इनके स्कीम्स के कि आपको पढ़कर जो है सीधा आइडिया नहीं लगेगा कि ये स्कीम जो है किस सेक्टर से रिलेट कर रही है। अब चैंपियंस 2.0 पोर्टल है, पढ़ने से तो नहीं पता लगेगा कि कौन से सेक्टर से है ये। अब सामर्थ है, वो भी पढ़ने से नहीं पता लगेगा कि ये किस सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो थोड़ा आपने पढ़ा होगा तभी आप एग्जामिनेशन में मार्क कर पाओगे कि सामर्थ जो है टेक्सटाइल सेक्टर से, या चैंपियंस जो है एमएसएमई सेक्टर से, या सेक्टर। कुछ स्कीम्स के नाम ऐसे होते हैं, जैसे सागर संपर्क है, वो आप आइडिया लगा ही लोगे कि शिपिंग सेक्टर से या पोर्ट सेक्टर से कुछ ना कुछ होगा, है ना। लेकिन कुछ स्कीम्स के नाम ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने से पता नहीं लगता कि वो किस सेक्टर से रिलेट कर रही होगी। तो इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो इसमें क्या है कि टेक्सटाइल सेक्टर में बेसिकली जो लोग काम कर रहे हैं उनकी स्किलिंग की जाएगी। उनको सिखाया जाएगा बुनाई कह लीजिए, स्टिचिंग कह लीजिए,
सेक्टर, वो सब सिखाया जाएगा। ये अपस्किलिंग की जाएगी। अपस्किलिंग क्या होता है? हाँ, कि आपके पास एग्जिस्टिंग स्किल है, मान लीजिए आपको एमएस ऑफिस चलाना आता है, ठीक है, फिर बाद में आपने वीडियो एडिटिंग भी सीख ली, तो ये क्या होगी? अपस्किलिंग। रीस्किलिंग क्या होता है? कि सपोज पहले आपको टाइपराइटर चलाना आता था, टाइपराइटर्स को रिप्लेस कर दिया कंप्यूटर्स ने, तो आपको कंप्यूटर्स अब सिखा दिया गया, ठीक है, तो अब ये क्या हुई? रीस्किलिंग। क्लियर? क्योंकि अब टाइपराइटर से आप टाइपिंग नहीं करोगे, किस पे टाइपिंग करोगे? कंप्यूटर्स पे। तो ये क्या होती है? रीस्किलिंग। तो पैरेलल गारमेंटिंग इंडस्ट्री में स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग ये कराई जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको इकोनॉमी में रेलेवेंट रहना है तो आपको कंटिन्यूअसली जो है आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी, ठीक है, अपने आपको रीस्किल, अपस्किल आपको रेगुलरली करते रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहना पड़ेगा, तभी आप इकोनॉमी में रेलेवेंट रहोगे। क्योंकि जो भी आपके पास अभी के पास आपकी नॉलेज है या स्किल है, वो 5-10 साल के लिए रेलेवेंट रहने वाली है, उसके बाद वो रिडंडेंट हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको अगले 10 सालों के लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि ग्रेजुएशन होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, तो लाइफ लॉन्ग के लिए जितनी लर्निंग रिक्वायर्ड है वो हमने गेन कर ली। ऐसा नहीं है। जो आपने ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसकी रेलेवेंस अगले 10 साल तक ही रहने वाली है। 10 साल बाद सोसाइटी चेंज होती है, तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। समझे? क्लियर? जैसे आज से 10 साल पहले जो है किसी ने अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखी, तो आज के टाइम में वो ज्यादा अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाए, है ना। अभी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझा, नहीं सीखा, वो अगले 10 साल बाद इकोनॉमी में, यूजलेस वर्ड तो नहीं यूज करेंगे, चलो, he or she will face huge difficulties in the economy, समझे। और 10 साल बाद जो आपको रोबोटिक्स सीखनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। तो आपको कंटिन्यूअसली जो अपने आपको रीस्किल, अपस्किल करना पड़ेगा, इजंट इट? तो इसमें हैंडलूम मैन्युफैक्चरिंग, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क, जूट मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में वर्कर्स को क्या किया जाएगा? स्किल, अपस्किल, रीस्किल, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। और SC ST कैटेगरी को जो है प्रमोशन, SC ST कैटेगरी पे स्पेशल फोकस रखा जाएगा कि उस कम्युनिटी को भी जो है आने वाले वर्कर्स को ट्रेन किया जा सके। अभी तक 1.8 लाख बेनिफिशियरीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा चुकी है, टारगेट इतना है 4.7 लाख। और 85% बेनिफिशियरीज कौन है? वीमेन, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कौन करती है? वीमेन, ठीक है। और 70% जो बेनिफिशियरीज उनको प्लेसमेंट मिल चुका है, जब आपने उसको स्किल्स खाई तो उसको नौकरी मिल गई, ठीक है। चलिए फैक्ट्स में से याद मत रखना, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज समर स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर किसके लिए है? स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग ऑफ द वर्कर्स ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर, बस इतना याद रखो, क्रक्स याद रखो बस स्कीम का। उसी से प्रीलिम्स के आंसर हो जाते हैं, उसी से जो है मेंस का आंसर हो जाता है। आपसे पूछ लिया कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है इन द टेक्सटाइल सेक्टर, बस समर्थ लिखा, उसके आगे लिखा स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन टेक्सटाइल सेक्टर, बस खत्म, समझे। और इसी से आप आंसर कर पाओगे इन प्रीलिम्स आंसर। तो क्रक्स याद रखो बस स्कीम का क्या है, ठीक है। तो इससे आप इजीली चीजें को याद रख पाओगे। अदरवाइज एक एक सेंटेंस, एक एक फ्रेज, एक एक फैक्ट याद रखने लग गए, फिर तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी माइंड की क्या है? लिमिटेड मेमोरी पावर, ठीक है। तो क्रूशियल इंफॉर्मेशन ही रिटेन करो। उसके बाद है स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 3 एप्लीकेशन आई थी, आरबीआई के पास रिजेक्ट कर दी गई, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑन टाइम लाइसेंसिंग के अंदर जो है एप्लीकेशन आई थी। ऑन टाइम लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पूरे साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 31 मार्च तक करना है या 31 जुलाई तक करना है या 31 अगस्त तक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे साल जो है आरबीआई के पास स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑन टाइम लाइसेंसिंग होता है। बाकी सीआरआर, एसएलआर तो आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हो, 4% बैंक को अपना जो डिपॉजिट होती है वो आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। सीएलआर में अराउंड 20%, आजकल 15 चल रहा है, 50 से 20% अपनी डिपॉजिट जो अपने पास ही रखनी पड़ती है, ताकि कल को क्राइसिस आए तो बैंक में कुछ पैसा तो हो टू मीट दी क्राइसिस, ठीक है। ये सब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करने की तो नहीं। उसके बाद जो मेन हमारा आज का टॉपिक है स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक। तो ये बेसिकली आपको बैंकिंग सर्विस देता है और क्रेडिट सब फैसिलिटी देता है, बट ये आपको क्रेडिट स्मॉल अमाउंट में देता है, तभी तो इसका नाम क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपको 25 लाख तक का लोन देता है। ये कितने तक का लोन देता है? 25 लाख तक का। और ये मेनली किसके लिए बना है? स्मॉल बिजनेस ओनर्स, जो ये दुकानदार होते हैं, ये माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री,
ठीक है, फार्मर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कोई रिक्शा वाला है ना, कोई रेडी वाला है, ठेले वाला है, उनको देती है, स्मॉल अमाउंट में देती है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में जो है लोन लेना होता है और उन्हीं से जो है उनकी लाइवलीहुड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उनकी लाइवलीहुड वहीं से इंश्योर हो जाती है। लार्ज अमाउंट आप दे भी सकते हैं क्योंकि वो पे नहीं कर पाएंगे, उनको अगर अपने 1 करोड़ का लोन दे दो वापस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनको स्मॉल अमाउंट में दिया जाता है। एग्जांपल कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जवल बैंक, उत्कर्ष बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपने इनकी ब्रांचेस वगैरह देखी होंगी खास करके। तो ये सब क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जो कमर्शियल बैंक्स में एसबीआई, एचडीएफसी सेक्टर पे जो भी आरबीआई की रेगुलेशंस लगती हैं वो इन पे भी लगती हैं। ठीक है, और अगर उनको यूनिवर्सल बैंक बनना है, एसबीआई जैसा या कैनरा बैंक जैसा बैंक बनना है, तो आरबीआई के पास वो अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। उसके बाद वो लार्ज फाइनेंसिंग भी देनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, सिंगली या जॉइंटली आप इस बैंक को खोल सकते हो, बट आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में, दैट टू एट सीनियर लेवल, कि आप किसी बैंक के सीईओ रहे हो या सीओओ रहे हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेक्टर, आप इस लेवल पे रहे हो। ठीक है, और 10 साल आपने ऐसे काम किया किसी बैंक में, तो आप बैंकिंग इंडस्ट्री को समझते हो, तो आप 10 साल बाद जो है इस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आरबीआई के पास अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कंपनी वगैरह भी जो है अप्लाई कर सकती है, आप इंडिविजुअली भी लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पे, और अगर आपकी कंपनी थी जो फाइनेंसिंग बिजनेस में थी, 10 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो एज अ कंपनी भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, और माइक्रो फाइनेंस बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, लोकल एरिया बैंक्स या पेमेंट बैंक्स, ये भी जो है अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, वो भी जो है अप्लाई कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। कितने साल बाद? 10 साल बाद। ठीक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बजाज फिनसर्व वगैरह भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। और उसके बाद कंडीशन क्या है कि आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 200 करोड़ पे। कितनी होनी चाहिए? 200 करोड़। पेड अप कैपिटल मतलब कि ओनर्स को कम से कम 200 करोड़ पे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास 200 करोड़ है तभी तो आप आरबीआई के पास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम पैसा आपको कितना लगाना पड़ेगा इसमें? 200 करोड़। ठीक है, ये ओनर का खुद का पैसा होता है। अब ओनर कुछ कई सारे हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा कि अकेले दम पे आपने 200 करोड़ लगाने हैं। 1000 लोग भी मिलकर 200 करोड़ लगा सकते हैं, वो सभी शेयर होल्डर्स होंगे उस कंपनी के, सभी ओनर्स होंगे उस कंपनी के। 10,000 लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 200 करोड़ पे आरबीआई को दिखाने पड़ेंगे कि हमने अपना पैसा लगाया इसमें। ठीक है, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद जो है 75% आपको अपने जो भी क्रेडिट देनी है वो प्रायोरिटी सेक्टर को देनी पड़ेगी। आरबीआई ने ना प्रायोरिटी सेक्टर डिफाइन किया हुआ है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, वो कौन है? फार्मर्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, विमेन, या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक्सेट्रा। तो उसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक है उनको 40% लगाना होता है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को कितना लगाना है? 75%। ठीक है, और उनको अपने मेक श्योर करना पड़ेगा कि 50% जो लोन दे रहे हैं वो अप टू 25 लाख रुपीज हो। मिनिमम 50% लोन देयर शुड बी अप टू 25, तभी तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक कहलाएंगे, अदरवाइज वो लार्ज फाइनेंस बैंक हो जाएंगे। एक ग्रुप को, एक कंपनी को, एक पर्सन को जो है वो 10% से ज्यादा अपने कैपिटल फंड से, 10% ऑफ देयर कैपिटल फंड से ज्यादा लोन नहीं दे सकते। ठीक है, 50% लोन इनके क्या होंगे? अप टू 25 लाख रुपीज। ठीक है, बाकी 50% जो है ग्रेटर देन 25 लाख रुपीज हो सकते हैं। लेकिन एक ग्रुप को, एक कंपनी को 10% ऑफ देयर कैपिटल फंड, यानी 10% ऑफ 200 करोड़ रुपीज से ज्यादा वो लोन नहीं दे सकते, यानी 20 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं दे सकते एक ग्रुप को, एक कंपनी को। उसके बाद उनको जो है 25% मिनिमम ब्रांचेस जो है अनबैंक्ड एरियाज में ओपन करनी होगी, यानी उन एरियाज में जहां पे पहले कोई बैंक ब्रांच नहीं थी, उन गांवों में, उन शहरों की लोकेलिटीज में जहां पे पहले से कोई ब्रांच है नहीं। ठीक है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी ये, और आरबीआई एक्ट के अंदर आएगी, बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट के अंदर आएगी, यानी ये सारे एक्ट के रेगुलेशंस इन पे एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का कांसेप्ट समझ आया आपको? 50% लोन क्या होंगे? अप टू 25 लाख, और एक ग्रुप को वो 10% से ज्यादा अपने कैपिटल फंड्स के लोन नहीं दे सकते। ठीक है, और कोई इंडिविजुअल भी इसको ओपन करने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी कर सकती हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी कर सकते हैं, पेमेंट बैंक्स भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा, बट दे शुड हैव एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, इन बैंकिंग सेक्टर। क्लियर है? और यहाँ पे एक और बढ़ता 15%
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कई बार ये क्या करते हैं, जो आपने डिपॉजिट्स की बैंक के पास, आगे जिसको लोन देंगे उससे 10% ब्याज ले रहे हैं, तो 6% की क्या होगी, इनकी इनकम होगी। कई बार आप डिपॉजिट करते हो, ये क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट में ऑन एवरेज 15 से 20% रिटर्न मिल जाता है, तो आपको वो ब्याज देंगे 4%, 6%, और स्टॉक मार्केट से कितना कमा लिया, 15 से 20%। तो जो डिफरेंस है वो क्या है, उनकी इनकम है। तो ये कह रहे हैं कि 15% ऑफ देयर कैपिटल फंड से ज्यादा वो किसी एक कंपनी के शेयर्स में नहीं लगा सकते। कि मान लीजिए उनको एलआईसी के शेयर्स कितने हैं, तो इन्होंने, इनकी 200 करोड़ की कैपिटल फंड थी, ठीक है, 15% कितना हो गया, 30 करोड़, तो 30 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स वो एलआईसी के नहीं खरीद सकते। तो आरबीआई नहीं चाहती कि एक ग्रुप पे या एक कंपनी पे आपका ओवर एक्सपोजर हो जाए, इधर इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग और इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओवर एक्सपोजर होगा तो वो मान लीजिए कंपनी फेल हो गई, तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। आपने 200 करोड़ जो है अदानी के शेयर्स में लगा दिए, अदानी के शेयर्स गिर गए, आपके पैसे गए, बैंक फेल हो गया, है ना। तो वो आरबीआई नहीं चाहती, इसलिए कहा कि 10% ज्यादा आप लोन और 15% ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में नहीं कर सकते। क्लियर, समझ आई, समझ आ रही है ये रूल्स के पीछे लॉजिक क्या है। उसके बाद है ग्राम उद्योग विकास योजना एंड विलेज इंडस्ट्री। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है इस स्कीम के अंदर हनी बी बॉक्सेस टूल किट्स जो है 130 रेसिपिएंट्स को दी, और इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने, ठीक है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1956 के एक्ट के थ्रू बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आपके, याद रखना आपको। और इसका काम क्या है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, विलेज लेवल पे जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको प्रमोट करना, ठीक है। तो उसमें कोई भी हो सकते हैं, राइस मिल, व्हीट मिल, आपने देखो ना आटा चक्की, वो भी तो एक विलेज लेवल की छोटी सी इंडस्ट्री है। कोई पापड़ बना रहा है, ठीक है, कोई जूते बना रहा है छोटे मोटे, है ना, कोई खिलौने बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, वो भी एक तरह की विलेज इंडस्ट्री है, ठीक है। तो उसी के अंदर जो है इन्होंने क्या दिया है, हनी बी बॉक्सेस, तो उसके अंदर आप मधुमक्खियों को इकट्ठा करके हनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कीम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन चला रही है, इसमें विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा। उसके वो क्या देते हैं, लोन वगैरह देते हैं सब्सिडाइज रेट पे, ताकि आप टेक्नोलॉजी खरीद सको, ठीक है, कॉमन फैसिलिटीज डेवलप कर सको। मान लीजिए आप कपड़ा बना रहे हो, तो उसका वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, अब आप उसको प्रोसेस करना चाहते हो, उसको ट्रीट करना चाहते हो। एक तो है कि आप खुद का ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हो, एक है कि गांव में ऐसे मान लीजिए 20 लघु उद्योग है, स्मॉल इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, वो मिलके एक फैसिलिटी डेवलप कर लेगी। या आप क्वालिटी टेस्टिंग के लिए कोई मशीन लेके आना चाहते हो, उससे आप पता लगाना चाहते हो आपके कपड़े की क्वालिटी क्या है। एक तो है कि सारे लघु उद्योग अपने अपनी क्वालिटी टेस्टिंग मशीन लेके आएंगे, एक है कि कॉमन फैसिलिटी डेवलप कर लो, यानी सभी उद्योग जो है एक ही कॉमन टेस्टिंग सेंटर में जो है अपने कपड़े की क्वालिटी चेक करवा लेंगे। ये सबसे इजी एग्जांपल आप ले सकते हो ना, जैसे आपने वो देखे अपने शहरों में धर्म कांटा, सुना है धर्म कांटा, देखे, नाम देखे होंगे कई आपने, आते जाते नहीं देखे। बड़े व्हीकलों का वेट करने के लिए, वो क्या, बड़े व्हीकल का नहीं, व्हीकल के अंदर जो माल है उसका वेट कराने के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, मान लीजिए ट्रक में आपने कुछ मंगवाया, सपोज कॉटन मंगवाई, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि उस आपके ट्रक में जो है कितने कितने केजी कॉटन है। एक तो कॉटन को निकालोगे और इंडिविजुअली उसको तोलना स्टार्ट करोगे, ऐसे नहीं तोलते। क्या करते हैं कि धर्म कांटा होता है, ठीक है, उस काइंड ऑफ आप कह लीजिए फ्लोर पे ही या सड़क पे ही जो है वो वेइंग मशीन जो है स्टैब्लिश कर दी जाएगी, उसके ऊपर ट्रक आके खड़ा हो जाएगा, वहां पे आप ट्रक को स्टेशन कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास वेट की जो है रीडिंग आ जाएगी कि ट्रक का मान लीजिए वजन आ रहा था 800 केजी, ठीक है, ये आ रहा था। फिर आप उस ट्रक को जो है एम्प्टी कर दोगे, कॉटन निकाल लोगे, उसके बाद फिर से ट्रक को वहीं पे खड़े कर दोगे। अब जो है ट्रक की जो है रीडिंग आई 600 केजी, तो यानी ट्रक के अंदर कितने किलो माल था, 200 किलो, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है। तो ये क्या है, कॉमन फैसिलिटी। अब वो धर्म कांटा जो है किसी एक इंडस्ट्री के लिए थोड़ा ना बनाया जाता है, उस रीजन में जितनी भी इंडस्ट्री है उन सबके लिए बना दिया जाता है। वो सारी इंडस्ट्री जो है उस धर्म कांटा का फायदा उठा लेती है, उसकी सर्विसेज अवेल कर लेती है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हर इंडस्ट्री को अपने धर्म कांटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
ठीक है, मान लीजिए राइस मिल है एक एरिया में 100 राइस मिल है, तो सभी राइस मिल जो है उसी धर्म कांटे का इस्तेमाल कर देंगे। अदरवाइज सभी इंडस्ट्री को फिर अपना अपना धर्म कांटा लगाना पड़ता। क्लियर है? तो इससे आपकी क्या होती है, एक नहीं 2 लगा लो, 4 लगा लो, 4 ट्रैक बना लो ऐसे वेइंग मशीन वाले। ठीक है, जिस हिसाब से आपकी डिमांड है। तो पॉइंट क्या है, कॉमन फैसिलिटी आप डेवलप करते हो तो उससे आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसमें बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, वेलनेस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए, हैंडमेड पेपर, लेदर प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए, सर्विस इंडस्ट्री के लिए आपको लोन मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन क्या करता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट देता है, सब्सिडी देता है ताकि नए प्रोडक्ट्स जो है बनाए जा सके, ताकि ग्राम उद्योग प्रमोट हो सके। इन विलेज लेवल पे जो है हम किस तरीके के प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है और उसके लिए यहाँ पे फंडिंग दी जाती है। ट्रेनिंग सेंटर्स है कि यहाँ पे वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, और मार्केट सपोर्ट भी देते हैं कि आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से अपना माल बेच सकते हो, किस तरीके से प्रोडक्ट कैटलॉग बनाते हैं, किस तरीके से एग्जीबिशन में आप जो है अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हो और पूरे इंडिया में सेल कर सकते हो। एग्जीबिशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक वायर बना रहे हो, ठीक है, तो दिल्ली में एक इलेक्ट्रिक वायर एग्जीबिशन लगेगा, तो वहां पे आप अपने इलेक्ट्रिक वायर को शोकेस कर सकते हो। वहां पे जो है देश भर से होलसेलर, रिटेलर्स एक्सेट्रा आएंगे, आपकी वायर को देखेंगे, उनको लगेगा कि क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस भी आप ठीक दे रहे हो, तो आपको जो है वही ऑर्डर देके चले जाएंगे। ऑर्डर देके चले जाएंगे, फिर आप अगले 10 दिनों में, 15 दिनों में वो ऑर्डर उनका डिस्पैच कर दोगे। ठीक है, तो एग्जीबिशन के थ्रू क्या होता है, प्रोड्यूसर्स और होलसेलर, रिटेलर्स या कंज्यूमर्स को लिंक किया जाता है कि प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं वहां पे और होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर्स ऑर्डर दे देते हैं। समझे? तो एग्जीबिशन अरेंज कराते हैं ताकि विलेज प्रोडक्ट्स जो है वहां पे बेचे जा सकें। क्लियर है? अब उसके बाद है विंडफॉल टैक्स। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रूड ऑयल पे विंडफॉल टैक्स लगाया। विंडफॉल टैक्स क्या होता है कि पहले इसको समझने के लिए आप समझो विंडफॉल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। विंडफॉल, विंड मतलब हवा, हवा से कुछ गिर रहा है यानी ऊपर से पैसे गिर रहे हैं। ठीक है, यानी आपको एक्सेसिव प्रॉफिट्स हो रहे हैं, एक्सेसिव एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट्स हो रहे हैं आपको, लिटरली बस ऊपर से पैसे की बरसात हो रही है आपके लिए, रेनफॉल हो रही है पैसों की। ठीक है, तो उसमें सरकार क्या कहती है कि इसमें कुछ हिस्सा मैं भी रखूंगी। स्टेट को क्या बोलता है, गवर्नमेंट को क्या बोलता है, अमेरिका में ना कुछ लिबरल थ्योरिस्ट है, वो बोलते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट रोबरर ऑफ द सोसाइटी। सबसे बड़ी लुटेरी कौन है, गवर्नमेंट। कि आपने थोड़ा सा पैसा कमाया नहीं, उस पर झपटा मारने आए नहीं, थ्रू टैक्सेस। मेहनत आप करते हो, पैसा आप कमाते हो और उसमें से हिस्सा गवर्नमेंट ले जाती है। हफ्ता गवर्नमेंट ले जाती है, 10% हफ्ता मांगती है, किसी से 20% हफ्ता मांगती है, किसी से 30% हफ्ता मांगती है ना। और अगर आपके लॉसेज हो रहे हैं, अगर आपके लॉसेज हो रहे हैं तो गवर्नमेंट आपकी कोई सपोर्ट नहीं करती। लॉसेज आर पर्सनल, प्रॉफिट्स आर सोशल, है ना। और स्टेट सबसे बड़ी रोबरर है। रोबरर क्या करता है, डकैत क्या करता है, आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करता है। तो सबसे पहले आपके लिए क्या करेगा, सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करेगा कि आपकी जान को खतरा है। किससे खतरा है, डकैत से खतरा है। ठीक है, अगर आपको अपनी जान बचानी है तो डकैत को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, और आप डकैत को पैसे दोगे तो डकैत आपकी रक्षा करेगा। किससे रक्षा करेगा, खुद से। स्टेट भी कुछ कुछ ऐसा नहीं कर रही कि एक सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करेगी, वो उससे आपकी रक्षा करने के लिए आपसे क्या मांगेगी, टैक्स मांगेगी, हफ्ता मांगेगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए स्टेट को क्या बुलाता है, बिगेस्ट रोबरर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, लीगल रोबरर ऑफ सोसाइटी है। क्या हो रहा हूं मैं, क्या नारकोटिक, समझा नहीं मैं। आप रिकॉर्ड हो रहे हो, व्हाट चॉइस मैटर्स, डिप्लोमेटिक हो रहा हूं मैं। होना चाहिए। और नहीं, रियलिटी है जो है तो है। यू हैव टू कॉल द स्पेड अ स्पेड।
समझे? देखो ये सोचने वाली बातें हैं सारी। बस तो यू डोंट बोल रहेंगे जिसके लिए नौकरी मांग रहे हैं उनसे तो बेसिकली यू डोंट वांट टू कॉल योरसेल्फ एज रोबरर। We are not. I'm not accepting it or yes. चलिए, ये सब पर्सपेक्टिव का खेल होता है, ठीक है। अगर मैंने ये पर्सपेक्टिव दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं उसमें बिलीव करता हूँ, Done. ठीक है। जैसे ना एक बार क्या हुआ कि एक प्रोफेसर जो है मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो एक डेड बॉडी थी, कुत्ते की थी, ठीक है। तो उसमें वो कुछ सिखा रहे थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि कुत्ते के लीवर में कुछ लिक्विड था, उसमें अपनी उंगली डिप की और उस उंगली को अपने मुंह में ले गए वो, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स को बोला कि रिपीट द सेम। तो जितने बच्चे थे उन्होंने डरते घबराते जो है अपनी उंगली को डिप किया एंड टेस्टेड द लिक्विड ऑफ द लीवर ऑफ डेड बॉडी ऑफ डॉग, ठीक है। तो उसके बाद प्रोफेसर ने सिखाया, पूछा कि तुम इससे क्या सीखे। तो कोई बोले कि उसका टेस्ट सोर था, कोई बोला खट्टा था, कोई ये था वो था एक्सेट्रा। प्रोफेसर बोला नहीं, तुम ये नहीं सीखे, तुमने सीखना क्या चाहिए था। देखो मैंने मिडिल फिंगर पुट की थी बट मैंने टेस्ट समझे? यानी जो आपको दिखाया जा रहा है एक्चुअल में वो नहीं है, जो आपको समझाया जा रहा है एक्चुअल में वो नहीं है। तो यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास। उन्होंने वो सिखाया कि यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास, कि अगर मिडिल फिंगर डाली जा रही है तो ये देखो कि टेस्ट कौन सी वाली की जा रही है, ठीक है। तो अगर आपको मैंने ये पर्सपेक्टिव दिया तो जरूरी नहीं है कि ये पर्सपेक्टिव राइट है, या पत्थर की लकीर है, या विधि का विधान है, या परम सत्य है, एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिखाया क्या जा रहा था कि आप सोचना सीखो। कैन यू कंपेयर द स्टेट विद द रोबरर? क्या ये पर्सपेक्टिव सही है नहीं है, एक्सेट्रा। तो उसकी डेप्थ में जाना सीखो, समझे? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। विंडफॉल टैक्स। तो क्या होता है कि कई बार कुछ बिजनेसेस जो है विंडफॉल गेन्स करने लग जाते हैं, एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट करने लग जाते हैं। देखो हर बिजनेस जो है प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो चैरिटी करे। वो बिजनेस कर रही है, वो प्रॉफिट बनाने के लिए जो है काम कर रही है। तो रीजनेबल प्रॉफिट कमाना हर बिजनेस का हक है, हर बिजनेसमैन का हक है, ठीक है। वो रीजनेबल प्रॉफिट क्या है? 10% ऑफ द सेल्स। कि अगर 10,000 का माल बेचा तो 1,000 रुपये कमाना हर बंदे का हक है ना। कि अगर आपको 1,000 रुपये का कपड़ा किसी ने बेचा तो उसमें 100 रुपये तो बंदा कमाए। 10%, मे बी 20% एट मैक्स, और मे बी 30%। बट मान लीजिए कोई बिजनेस उस पर 100% प्रॉफिट कमा रहा है, कि 200% या 500% या 1000%। कि आपको कपड़ा बेचा, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपये पड़ रही थी और 900 रुपये उसकी क्या है? कमाई। तो उसको क्या हो रहा है? विंडफॉल गेन, विंडफॉल प्रॉफिट्स, ठीक है। 100 रुपये आपको 1,000 रुपये कपड़ा बेच रहा था, 900 रुपये की उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, 100 रुपये कमा रहा था। तो उस पर गवर्नमेंट क्या कहेगी? मुझे 10% टैक्स दे देना बहुत है। लेकिन आपको 100 रुपये का कपड़ा पड़ा था, 1,000 में बेच रहे हो, 900 रुपये जो है प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उसमें सरकार क्या कहेगी? 30% मेरा या 50% मेरा। क्योंकि अगर विंडफॉल प्रॉफिट है तो टैक्स भी क्या लगेगा? विंडफॉल। नॉर्मल प्रॉफिट है तो टैक्स भी क्या लगेगा? नॉर्मल। ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लियर है? तो विंडफॉल जो है बेसिकली सडन इंक्रीज इन प्रॉफिट्स होता है, तो उस पर क्या लगता है? हायर टैक्स। और ये विंडफॉल प्रॉफिट्स अनएक्सपेक्टेड होता है, अबव एवरेज प्रॉफिट होता है, अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। कि कुछ मार्केट में कंडीशन ऐसी हुई जिसकी वजह से आपको विंडफॉल प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो गए। कि पहले मान लीजिए जो मास्क था वो 10 रुपए का बिक रहा था, कोविड-19 की वजह से इतनी डिमांड बढ़ी कि वो 100 रुपए में बिकने लग गया। तो आपको क्या हो रहा है? विंडफॉल प्रॉफिट। बट वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी मेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऐसी ऑयल फर्म्स जो है वो विंडफॉल प्रॉफिट्स कमा रही थी कोविड-19 की वजह से, या
रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से एक्सेट्रा, जिसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई थी और वो हाई प्राइस पे पेट्रोल बेच रही थी, जिसकी वजह से विंडफॉल गेन हो रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर क्या लगाया, विंडफॉल टैक्स। क्लियर है? उसके बाद रिफॉर्म फॉर सिक्योर डिजिटल कनेक्टिविटी। तो सेफ टेलीकॉम यूटिलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने जो है कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं इन दी डिजिटल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो पहला तो है केवाईसी रिफॉर्म। केवाईसी रिफॉर्म क्या इंट्रोड्यूस किया है कि आधार कार्ड पे आपका क्यूआर कोड प्रिंटेड होता है ना, तो उसको स्कैन करके आपकी डेमोग्राफिक डिटेल्स ली जा सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग केवाईसी आप सिम कार्ड लेते हुए केवाईसी कराते हो ना, तो उस दौरान आधार कार्ड में जो क्यूआर कोड है वहां से आपकी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। ठीक है, और अगर आपने मोबाइल नंबर को यूज नहीं कर रहे, डिस्कनेक्ट करा चुके हो, तो वो न्यू कस्टमर को 90 डेज के लिए ऑफर नहीं किया जाएगा। 90 डेज के बाद उसको ऑफर किया जाएगा टू दी न्यू कस्टमर। और अगर आप अपनी सिम कार्ड को रिप्लेस कर रहे हो, डैमेज होगी या नई सिम ले रहे हो विद द सेम नंबर, तो उसमें भी आपको केवाईसी फिर से करनी पड़ेगी। ठीक है, और अभी जो है आप थंबप्रिंट से केवाईसी कराते हो ना आधार कार्ड से, अगर आप वेरिफिकेशन करा रहे हो, केवाईसी करा रहे हो, केवाईसी या आईरिस स्कैन हो जाता है। अब फेशियल बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगा कि आपका फेस जो है आधार कार्ड में जो फोटो है उससे मैच करने की कोशिश की जाएगी। मैच होगी तो फिर केवाईसी वैलिडेट होगी। ठीक है, लेकिन आधार कार्ड में जो फोटो है वो ऐसा लगता है कि जो आपका भूत वर्जन है, गोस्ट वर्जन है वो है, अब क्या पता मैच ही ना हो, एरर आती रहे, तो उसके लिए आपको जो है दोबारा आना पड़ेगा केवाईसी सेंटर में आफ्टर 10 डेज, बिना नहाए धोए। ठीक है, पूरा भूत बने, तब जाके आपकी जो है फोटो मैच होगी। उसके बाद जो है जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपको टेलीकॉम सर्विस दे रही है, उनको केवाईसी करने के बाद ही आपको मोबाइल कनेक्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन फॉर रिफॉर्म्स, इसमें क्या है कि वो आपको वो होती है ना, आप सिम कार्ड खरीदते हो, थंबप्रिंट से जो है वेरीफाई करते हो, तो जो मशीन होती है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसमें आप अपनी थंबप्रिंट लगा रहे हो और वहां से वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो अब हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ सेल मशीन का मिसयूज हो जाए, कि जो आपको सिम कार्ड बेच रहा है उसने जो है आपकी उसी पॉइंट ऑफ सेल मशीन के थंबप्रिंट स्कैनर के ऊपर कुछ लगा रखा था, कुछ मतलब आप लगा लीजिए सिलिकॉन पेपर टाइप लगा रखा था या ट्रेस पेपर लगा रखा था, आपने अपने थंबप्रिंट उस पर लगाया तो वो उस पर जो है प्रिंट हो गया। उसके बाद जो उसी का इस्तेमाल कर रहा है टू विड्रॉ मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, बिकॉज आधार नंबर इज लिंक टू योर बैंक अकाउंट आल्सो एटसेट्रा, है ना, तो फ्रॉड हो सकता है ना आपके साथ। तो इसलिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन का रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी मैन्युफैक्चरर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है, या फ्रेंचाइज ओनर होगा, एजेंट होगा, वो इस पॉइंट ऑफ सेल को गवर्नमेंट का रजिस्टर करेगा। तो आपको पता लग जाएगा वहां से कि कौन सी मशीन में जो है टैपरिंग की गई, कौन सी मशीन को जो है मैनिपुलेट किया गया था टू रिकॉर्ड योर फिंगरप्रिंट इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्ड। ठीक, और अगर ऐसा पाया जाता है पीओएस में ऐसा कुछ किया गया था, तो उसके इसमें एजेंट या फ्रेंचाइज ओनर को या डिस्ट्रीब्यूटर को या मैन्युफैक्चरर को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, प्रोहिबिट किया जा सकता है टू ऑन और टू प्रोड्यूस सच पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। क्लियर? उसके बाद एक संचार साथी पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आती है, उसने बनाया। इसके अंदर क्या है कि जो फ्रॉड हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, उसको रोकने के लिए ये पोर्टल बनाया था, ये वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप ईएमआई नंबर डाल के, अगर आपको कोई मोबाइल लॉस्ट हुआ है, गुम हुआ है या चोरी हुआ है, ठीक है, इस पोर्टल पे आप ईएमआई नंबर डाल दो, तो वो उस फोन को जो है ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है, ताकि जो चोर है वो उसका इस्तेमाल ना करे फॉर टेलीकॉम सर्विस। ठीक है, उसके बाद नो योर मोबाइल कनेक्शन, आप जो है अपने मोबाइल नंबर को डाल के पता लगा सकते हो, सॉरी, आप अपनी डिटेल्स डाल के जो है इसमें पता लगा सकते हो कि आपके नाम पे कोई और तो नहीं सिम कार्ड चला रहा, क्या आपको पता ही नहीं कि आपके नाम पे जो है किसी ने सिम कार्ड ली हुई है, तो ये आप पता लगा सकते हो इसमें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेशियल रिकॉग्निशन पावर सोल्यूशन में टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन, अगर किसी ने जाली 10 फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है सिम कार्ड ली हुई है, तो फेशियल रिकॉग्निशन एक्सेट्रा या डाटा एनालिटिक्स के थ्रू जो है पता लगाया जाएगा और उसकी सिम कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा,
कई लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई बंदा मर जाता है, उसी की जो है आइडेंटिटी कार्ड से जो है सिम कार्ड ले लेते हैं और उससे फिर वो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। तो अब ये डाटा एनालिटिक्स से जो है पता लगाएगा, मान लीजिए उसका अगर डेथ सर्टिफिकेट जो है बन चुका है तो वहां से पता लग जाएगा ये बंदा तो मर चुका है, उसके नाम पे सिम कार्ड पहले से इशू है, तो उस सिम कार्ड को क्या कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया। क्लियर है, समझे? तो ऐसे ही 40 लाख फ्रॉडलेंट कनेक्शंस को जो है आइडेंटिफाई किया गया, 36 लाख को उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया थ्रू संचार साथी पोर्टल। क्लियर, समझे? उसके बाद है विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम ये क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके कुछ ना कुछ विवाद चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट होंगे और वो कहीं किसी ना किसी कोर्ट में चैलेंज हुए होंगे। ठीक है, तो उसको सेटल करने के लिए स्कीम बनाई गई है, उसको सेटल करने के लिए स्कीम बनाई गई है ताकि कोर्ट से जो है पेंडिंग केसेस कम हो जाए। ठीक है, विवाद से विश्वास। मार्केट पोर्टल के थ्रू ही इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। याद रखना आपको, ई मार्केट प्लेस पोर्टल जो हमने पढ़ा उसी के अंदर जो है सेक्शन बनाया गया विवाद से विश्वास का, वहीं पर जाके जो है आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। तो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है उनका कोई भी मान लीजिए कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, वो इस स्कीम के अंदर फायदा उठा सकती हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, जैसे ना मान लो कि कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है, मान लीजिए इंडियन ऑयल है, ठीक है, उसने सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसमें इंडियन ऑयल की रिफाइनरी से पेट्रोल को जो है इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट्स तक पेट्रोल पहुंचाया जाएगा, और वो सपोज कॉन्ट्रैक्ट था 10 करोड़ का। ठीक है, बाद में कोई डिस्प्यूट हो गया बिटवीन द ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर एंड द इंडियन ऑयल, और बीच में ही जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन ऑयल ने ब्रीच कर दिया। अब ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, केस फाइल करेगा कोर्ट में। तो 2 करोड़ तक की तो उसकी पेमेंट हो चुकी थी, 8 करोड़ का मैटर पेंडिंग था। ठीक है, तो अब कोर्ट कचहरी में आप जाओगे तो वकीलों के पैसे हैं, लॉयर्स की फीस है, कोर्ट की फीस है, एक्सेट्रा, जिसकी वजह से जो है क्या पता आप 8 करोड़ रिकवर करने गए हो, आपका लॉयर्स की फीस के थ्रू ही क्या पता 10-12 करोड़ पे ऐसे खर्च हो जाए। तो अगर आपको 8 करोड़ मिल भी जाए तब भी आपका नुकसान ही है। ठीक है, तो उस केस में ये स्कीम काफी हैंडी हो सकती है, उस केस में स्कीम काफी हैंडी हो सकती है। उसमें कह रही है कि गवर्नमेंट जो है 85% आपको दे देगी अमाउंट, और उस केस में आप क्या करो, केस को विड्रॉ कर लो, मैटर को सेटल करो, थोड़ा लॉस आपका, थोड़ा लॉस गवर्नमेंट का। ठीक है, समझ आई? ये है स्कीम। क्लियर? Out of court settlement. हाँ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हो ताकि आप कोर्ट से जो केस है वो आप विड्रॉ कर सको। या ये भी हो सकता है कि कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दियो, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, उसको आप अपील करना चाहते हो, ये भी हो सकता है कि इसमें तो हम गलती इंडियन ऑयल की मान रहे हैं, सपोज गलती ट्रांसपोर्टर की थी, इंडियन ऑयल ने ट्रांसपोर्टर पे केस फाइल कर दिया कि मैंने 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तुमने मेरा नुकसान करा दिया और तुम जो है मुझे कंपनसेशन के तौर पे 4 करोड़ पे दो। कोर्ट ने कहा कि ट्रांसपोर्टर को जो है इंडियन ऑयल को 3 करोड़ पे देने पड़ेंगे। अब ट्रांसपोर्टर 3 करोड़ नहीं देना चाहता, वो उसको अपील करना चाहता है। गवर्नमेंट कहती है कि 3 करोड़ छोड़ो, उसका 60% दे दो 3 करोड़ का, कितना हो गया, 1 करोड़ 80 लाख, और मैटर को यहीं पे सेटल करो, तुम कोई अपील आगे मत फाइल करना। ठीक है, तो इस तरीके से भी मैटर सेटल किया जा सकता है, या कोर्ट में केस पेंडिंग है या कोर्ट ने कोई अवार्ड दे दिया जिसको सर्विस प्रोवाइडर जो है सेटिस्फाई नहीं है, तो उस केस में जो है जो भी अमाउंट है उसका 85% तक जो है सेटल किया जा सकता है। दैट डिपेंड्स की नेगोशिएशन क्या होती है, 50%, 60%, 70%, 80% एक्सेट्रा।
ठीक है, तो मैटर को बेसिकली आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की कोशिश की जाएगी, विवाद से विश्वास। ठीक है, याद रखना ये फेज 2 है। फेज 1 में क्या था कि टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सेटल किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे 10 लाख रुपए टैक्स मांग लिया, आपको लगा कि ज्यादा है, आपने ट्राइब्यूनल में या कोर्ट में केस फाइल कर दिया। ठीक है, तो आपने टैक्स तो अभी पे किया नहीं क्योंकि आपने तो केस फाइल कर दिया, तो इनकम टैक्स क्या करेगी, पेनल्टी पे पेनल्टी लगाती जाएगी। वो 10 लाख का टैक्स जो है 1 करोड़ का हो जाएगा सपोज, पेनल्टी पे लगाते लगाते 3 या 4 सालों में। केस ऐसी 3-4 साल चलते हैं और इनकम टैक्स जो है पेनल्टी पे पेनल्टी लगाती जाती है। ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो, केस पेंडिंग है कोर्ट में, तुम भी वकीलों के पैसे खर्च कर रहे हो, हम भी पेनल्टी लगा रहे हैं, वकीलों के पैसे खर्च कर रहे हैं, एक काम करते हैं, जो टैक्स की अमाउंट है ना 10 लाख रुपए वो दे दो हमें, बस जो ओरिजिनल टैक्स की अमाउंट है वो दे दो, हम पेनल्टी माफ कर देंगे, केस विड्रॉ कर लेंगे। तो उससे लिटिगेंट को फायदा किया, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, कौन जो है वकीलों के पैसे भरेगा, जो टैक्स की 10 लाख रुपए की अमाउंट है वो देके खत्म करो। गवर्नमेंट को फायदा हो जाता है कि ठीक है पेनल्टी नहीं मिली बट केस तो खत्म हुआ और टैक्स की अमाउंट मिल गई। तो वो फेज 1 था विवाद से विश्वास का, उसमें टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजोल्व किया गया था। इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, हाँ जीएम पोर्टल में ऑनलाइन आप कर सकते हो। वो ये जो आपका मतलब उसमें डिटेल्स होगी ना कि आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, उसकी आईडी क्या थी, कौन से कोर्ट में आपका केस चल रहा है, उसका वर्डिक्ट क्या था, वो सारी डिटेल्स डालोगे, फिर उसके बाद जो है कंसर्न डिपार्टमेंट आपके साथ नेगोशिएट करेगा। स्कीम परमिट करती है कि 85% ऑफ कोर्ट ऑर्डर तक जो है आप मैटर को सेटल कर सकते हो। जितनी अमाउंट है जो कोर्ट ने ऑर्डर की थी उसके 85% तक आप मैटर सेटल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। कितने टॉपिक रह गए और 2 है ना। चलिए, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो इसमें क्या है कि रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, कुछ नहीं है, क्या किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। 24,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। ये सब डाटा याद नहीं रखना कि कितने स्टेशन है, कितना पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट, बस क्रक्स याद रखो क्या किया जा रहा है, स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो इंडियन रेलवे के बारे में कुछ फैक्ट्स है। सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई और थाने के बीच में, और शुभंकर नेम्ड बोलू, दैट इज एन एलिफेंट ड्रेस्ड एज रेलवे गार्ड। वो रेलवे का क्या है, मस्कोट। ठीक है, 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है यूएस चाइना रशिया के बाद, और यूनेस्को रिकॉग्नाइज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे एक्सेट्रा। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पे है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पे है, हुबली जंक्शन में। ठीक है, और लॉन्गेस्ट ट्रेन राइड है विवेक एक्सप्रेस की कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहां पे है, असम में। ठीक है, और शॉर्टेस्ट ट्रेन राइड है 3 किलोमीटर की, नागपुर और अजनी के बीच में। तो फैक्ट्स में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़े से याद रखना। और चेनाब रेल ब्रिज जो है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, और नागपुर महाराष्ट्र जो है डायमंड क्रॉसिंग को होस्ट करते हैं, जहां पे 2 रेलवे ट्रैक्स जो है स्क्वायर लाइक डायमंड शेप में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इसमें रेलवे स्टेशन को रिडेवलप किया जाएगा, वहां पे आपको पैसेंजर फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, और अच्छे साइनेज मिलेंगे, आपको पता लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है, और वाईफाई मिलेगा आपको, रिन्यूएबल एनर्जी से भी जो है बिजली प्रोड्यूस की जाएगी, ताकि रेलवे स्टेशन की जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो सोलर पैनल से ही फुलफिल कर दी जाए। ठीक है, आपको जो है क्लीननेस मिलेगी, वहां पे अच्छे पेंट करे हुए स्टेशन मिलेंगे, वो भी लोकल कल्चर को रिफ्लेक्ट करेंगे। वहां पे पेंटिंग्स वगैरह इस तरीके से की जाएगी कि उस शहर की जो है लोकल कल्चर से वाकिफ होने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, और जैसे एग्जांपल तौर पे जयपुर रेलवे स्टेशन अगर आपको पेंट करना है तो हवा महल की पेंटिंग्स होगी, अमर फोर्ट की पेंटिंग होगी, एक्सेट्रा। ठीक, और रेस्ट रूम्स आपको मिलेंगे, वेटिंग रूम्स मिलेंगे। ठीक है, और सीटिंग फैसिलिटीज मिलेगी आपको प्लेटफॉर्म पे, और एलईडी लाइट्स वगैरह लगाई जाएंगी, बायो टॉयलेट्स बनाए जाएंगे ताकि आपको अगर कोई सैनिटेशन फैसिलिटी चाहिए तो वो आपको मिल सके, और लोकल कम्युनिटी का इनपुट लिया जाएगा वही डिजाइन वगैरह करने के लिए, किस तरीके से वो रेलवे स्टेशन को डिजाइन करना चाहते हैं अपनी लोकल कल्चर को रिफ्लेक्ट करने के लिए। ग्रीन बिल्डिंग्स होंगी, एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद लखपति दीदी स्कीम, विश्वकर्मा योजना, इंडिपेंडेंस डे पे जो है प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च की थी। तो विश्वकर्मा योजना में क्या है कि वही इंडिविजुअल स्किल्स को डेवलप किया जाएगा क्राफ्टमैनशिप में,
क्योंकि ओबीसी सेक्शन से बहुत सारे लोग जो है क्राफ्टमैनशिप में इन्वॉल्व है, लाइक कोई कुम्हार हो गया, ठीक है, या लोहार हो गया, ये सब ओबीसी सेक्शन से आते हैं, ठीक है, उनको स्किल और रीस्किल किया जाएगा। तो विश्वकर्मा उनके गुरु हैं जो क्राफ्ट्समैन है, उन्हीं के नाम पे स्कीम रखी गई है, और उसमें आपको विश्वकर्मा सर्टिफिकेट भी मिलेगा जैसे ही आप ये स्किल प्रोग्राम पूरा कर लोगे, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। आप किसी को दिखाते हो कि मैंने विश्वकर्मा सर्टिफिकेट लिया है, तो इसका मतलब आप दूसरा बंदा इज्यूम कर लेते हैं कि आप प्रॉपर्ली ट्रेंड हो इस क्राफ्ट में, ठीक है। कोलेक्टर फ्री क्रेडिट मिलेगा, कलेक्टर मतलब कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, 1 लाख रुपए तक का, और 2 लाख रुपए का बाद में मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5%, ठीक है। 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स इसमें इंक्लूड किए गए, जैसे कारपेंटर हो, ठीक है, या बोट मेकर्स, ब्लैक स्मिथ, लोहार, पोटर्स, स्कल्पचर्स, कोबलर्स, टेलर्स एक्सेट्रा, ठीक है। और इसमें आपको स्किल और रिस्किलिंग करवाई जाएगी, ठीक। लखपति दीदी में क्या है कि ड्रोन्स प्रोवाइड करेंगे वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ताकि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सके एग्रीकल्चर ऑपरेशन, क्योंकि ड्रोन से जो है नेक्स्ट रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में आ सकता है, वहां से प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ड्रोन के थ्रू आप पेस्टिसाइड स्प्रे करो, फर्टिलाइजर स्प्रे करो, या सीड्स को स्प्रे करो, एक्सेट्रा, या मॉनिटरिंग कर लो कि कहाँ कोई आपकी फसल जो है उसको कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा, ठीक है, कोई डैमेज तो नहीं हो रही, एक्सेट्रा। तो ड्रोन्स के थ्रू जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आने वाले टाइम पे बहुत बढ़ने वाली है। तो वही ड्रोन्स किसको दिए जाएंगे? वीमेन फार्मर्स को। उनको सिखाया भी जाएगा कि कैसे ड्रोन्स को ऑपरेट करना है, रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इससे प्रिसीजन फार्मिंग होगी, जितनी फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड है उतनी ही आप अप्लाई कर रहे हो, जितने पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड है उतने ही कर रहे हो। क्रॉप मॉनिटरिंग, पेस्ट कंट्रोल अच्छे से हो जाएगी, और एलईडी बल्ब मेकिंग, प्लम्बिंग एक्सेट्रा भी इसमें जो है वीमेन को सिखाई जाएगी। तो इससे बेसिकली लखपति दीदी यानी वीमेन की इनकम बढ़ाने की कोशिश की जाएगी थ्रू ड्रोन्स, ठीक है। ड्रोन्स को चलाने में या उसको मेंटेन करने में, रिपेयर करने में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो रूरल एरिया में पैसे कमा सके। क्लियर है? समझ आई?